Very, very good morning to all my dear friends. Good morning, please बैठिए. Hi, please, page number 47. पेज नंबर 47. तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6 तक तो आपने सब कर लिया होगा, है ना. प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6 तक तो सब कर लिया होगा. कोई करेक्शन वगैरह होगा तो साइड पे दे रखा होगा बीच में. कोई नया करेक्शन तो नहीं ना जो उस पर ना दे रखा हो. तो यहाँ तक तो कर लिया. आप इसके आगे देख लेते हैं. ऑप्शनल टैक्स रिजीम. Income shall be taxable at the rates given below. Total income 250 nil. Next 250 20. Next 255. Next 5 lakh 20. Balance 30. Senior citizen 60 and above 3 lakh nil. Next 2 lakh 5. Next 520. Balance 30. Very senior citizen 80 and above. Total income up to 5 nil. Next 520. Balance amount 30. Then rebate 87A. The rebate shall be allowed total income up to 5 lakh instead of 7 lakh. Page number 47 है. पेज 47. प्रॉब्लम 6 तक आपने सॉल्व कर लिया होगा. हमने स्टार्ट किया ऑप्शनल टैक्स रिजीम. ठीक है. फिर रिबेट 87A up to 5 lakh instead of 7 lakh. Maximum rebate shall be 12,500 instead of 25,000. सरचार्ज 10% 50 के ऊपर, 15 100 के ऊपर, 25 200 के ऊपर, 37% 500 के ऊपर. इतना एक बार रफली रीड कर लो, फिर डिस्कस करते हैं क्या पार्ट है. देखिए अब इसका मीनिंग अब क्या मतलब है इसका. देखो इनकम टैक्स में ना दो सिस्टम चल रहे हैं, एक न्यू एक ओल्ड. तो ओल्ड का नाम है ऑप्शनल रिजीम और न्यू का नाम है डिफॉल्ट रिजीम. तो गवर्नमेंट जब न्यू सिस्टम लेके आई तो एक तो तरीका ये था भी पुराने को ख़त्म कर देते, अब न्यू ही है. गवर्नमेंट का हमें क्या जरूरत है, हम क्यों ख़त्म करें. जिसको पुराना अच्छा लग रहा है पुराने में सॉल्व कर लो, जिसको नया अच्छा लग रहा है नए में सॉल्व कर लो. तो दोनों चल रहे हैं. और ये हर साल ऑप्शन बदलना अलाउड है. यानी हर साल हर बंदा दोनों में अपना टैक्स निकाल के देखेगा. मान लो इसमें कम आया तो कहेगा जी इस साल मैं इसमें लूँगा. फिर इसमें निकाला अगले साल इसमें कम आया जी मैं इसमें लूँगा. और उससे प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को आ रही है. दोनों सिस्टम स्टडी करने पड़ेंगे हमें. क्वेश्चन एग्जाम में दोनों के आ रहे हैं. किसी में तो लिख देंगे वो इससे आंसर निकालो, किसी में लिख देंगे इससे आंसर निकालो. तो दोनों सिस्टम समझने पड़ेंगे आपको. इन दोनों सिस्टम में बेसिक डिफरेंस क्या है. बेसिक डिफरेंस ये है जो पुराना सिस्टम था इसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंसेशन दे रखे थे. एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शन से भरा हुआ ये. इसमें से ये छोड़ देंगे, उसमें से वो छोड़ देंगे, उसमें वो छोड़ देंगे, उसमें वो छोड़ देंगे. तो गवर्नमेंट ने कहा ये हटाओ सब एग्जेम्पशन डिडक्शन. कोई एग्जेम्पशन डिडक्शन नहीं है. बस सारा बेनिफिट आपको स्लैब के अंदर दे देंगे. जो स्लैब रेट लगाएंगे उसमें अच्छा खासा मोटा बेनिफिट ट्रांसफ़र कर देंगे. एक ही जहाँ सारे बेनिफिट दे देंगे, बाकी सब भूल जाओ. तो इसके अगर आप स्लैब रेट देखो जो मैंने अभी रीड किया है, इसमें 2.5 लाख तक एग्जेम्पशन है, इसमें 3 लाख तक है. उसमें 2.5 लाख के ऊपर अगला 2.5 लाख 5% है. इसमें अगला 4 लाख 5% है. उसके बाद अगले 5 लाख तक 20% है, जबकि इसमें अगले 3 लाख तक 10% है. फिर 2 लाख तक 15 है, जबकि उसमें 5 लाख पे 20% है. फिर उसके बाद सारे पे 30% है. तो इसमें स्लैब में कोई खास बेनिफिट नहीं दिया हुआ. इसके अलावा और काफ़ी एग्जेम्पशन डिडक्शन दिए होते हैं. तो उसे भी आपकी मर्जी है, आपको ये अच्छा लगे ये कर लो, ये अच्छा लगे ये कर लो. तो क्वेश्चन में अगर दिया होगा ना, लिखा होगा ऑप्शनल रिजीम में, तो आप ये वाला सोल्व करना.
क्वेश्चन में डिफ़ॉल्ट लिखा है या कुछ नहीं लिखा तो भी डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये ऑटोमेटिकली, उनसे हम तो चाह रहे हैं भाई सब इसमें आ जाओ डिफ़ॉल्ट में, अगर आप साइलेंट रहोगे तो हम इसमें मानेंगे। तो क्वेश्चन हमने बुक के अंदर सारे इसी से सॉल्व कर रखे हैं, कुछ है किससे सॉल्व कर रखे हैं। एग्जाम में डिपेंड करता है, एक आध क्वेश्चन इससे आ सकता है, उससे आ जाए, एक आध इससे भी आ जाएगा। तो ये करीब 4 साल पहले सिस्टम आया था, 4 साल पहले। तो लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने ऑप्शनल वाले को ऑप्ट कर लिया, जैसे मान लो 70% इसमें चले गए, 30% इसमें चले गए। तो फिर गवर्नमेंट ने अगले साल से इसमें बेनिफिट और बढ़ा दिए, तो इसमें 50 हो गए, इसमें 50 हो गए। फिर इसमें और बेनिफिट बढ़ा दिए, इसमें 70 हो गए, इसमें 30 हो गए। अब की बार और बेनिफिट बढ़ा दिए, तो आने वाले टाइम में 90 हो जाएगा। आई थिंक ये मुश्किल से 10 रह जाएगा। फिर गवर्नमेंट बिल से अब ये ख़त्म हो गया। इन इसको ख़त्म करने का तरीका है। इसमें बेनिफिट लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे स्लैब रेट में अब इसमें क्या कर दिया, 4 लाख नील, अगले साल से 4 लाख 5, 4 लाख 10, 4 लाख 15, 4 लाख 20, 4 लाख 25, 25 लाख के ऊपर 30% है, इसमें 15 लाख के ऊपर 30% है। इसमें एक सरचार्ज का रेट और भी लगता है, 5 करोड़ के ऊपर 37%, इसमें नहीं है। इसमें हाईएस्ट पॉसिबल 25 है, इसमें हाईएस्ट पॉसिबल 37% है। इसमें रिबेट जिसकी 5 लाख की इनकम उसी को मिलता है, इसमें 7 लाख वाले को मिलता है, और अगले साल से 12 लाख वाले को मिलता है। इसकी फिगर नहीं बदली, इसकी 5 ही छोड़ दी। इसमें हाईएस्ट रिबेट 12,500 है, इसमें हाईएस्ट रिबेट 25 है, अगले साल से और बढ़ा दिया 60,000 अगले साल से। तो ऐसे इसका मतलब ख़त्म करना है, ख़त्म करने का तरीका ये है। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेने हैं, ये स्लैब रेट और रिबेट और ये ऐसे हर चैप्टर में डिफरेंस है दोनों में। ये फर्स्ट चैप्टर में इतना डिफरेंस है जो यहाँ पे है। तो हर चैप्टर की बैक में पहले हम चैप्टर पूरा स्टडी कर लेंगे इससे, फिर लास्ट में आखिरी पेज पे मिलेगा इसमें और इसमें क्या चेंज है, यानी इस वाले के चेंजेस हर चैप्टर की बैक में दे रखे हैं। तो किसी चैप्टर में कम है, किसी चैप्टर में ज़्यादा है। जैसे इस चैप्टर में तो इतनी है ये जो दे रखे हैं। अगला चैप्टर जो है गिफ्ट का, उसमें कोई चेंज नहीं, दोनों में सेम है। अगला चैप्टर एडवांस टेस्ट का, दोनों में सेम है। अगला चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस का, उसमें सेम है। फिर अगला हाउस प्रॉपर्टी का, माइनर सा चेंज है, एक आ जाना बस। डिडक्शंस के चैप्टर में बहुत चेंज है। इसमें तो डिडक्शन लगभग ख़त्म कर दिया है, और इसमें सारा डिडक्शन, इसमें करीब 20 टाइप का डिडक्शन है, इसमें सिर्फ 2 या 3 छोड़े हैं, बाकी सब स्क्रैप कर दिए। तो डिडक्शन वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा चेंज है। जो 80C से 80 चैप्टर 6 से है, उसमें से बस 2-3 मिलेंगे इसमें, और कुछ नहीं मिलेगा, सब खत्म कर दिए। इसमें रहेगा। तो ऐसे हर चैप्टर के एंड में ये करते जाएंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन पता नहीं इसका आ जाए, पता नहीं इसका आ जाए, तो करने दोनों पड़ेंगे हमें। ठीक है, ये पार्ट है। तो आप एक बार इसको ज़रा रीड करके देखो। फिर क्वेश्चन हम ओल्ड सिस्टम से भी करेंगे, न्यू से भी करेंगे, कोई ओल्ड से करेंगे, कोई न्यू से करेंगे, ताकि दोनों याद हो जाए। ठीक है, देखो एक बार। मैं अब आपको क्वेश्चन दूंगा, इसमें भी सॉल्व करना, इसमें भी सॉल्व करना, तो डिफरेंस समझ में आ जाएगा और दोनों याद हो जाएंगे। उससे पहले किसी को डाउट पूछने पूछे, पिछली क्लास के पार्ट का या आज की क्लास के पार्ट का। पहले यहाँ तो कोई डाउट किसको पूछना पूछे। यहाँ तक पहले किसी को डाउट है पूछिए। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल है भाई, सारे कंसेशन हमने स्लैब रेट में दे दिया अब आपको, अब आप कोई कंसेशन मत मांगना। इसमें गवर्नमेंट सेज
हर जगह कंसेशन करेंगे जहाँ भी ज़रूरत होगी, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ। इसमें क्या ये थोड़ा थोड़ा क्या फ़ायदा है, इकट्ठा ही कर दो ना एक ही जगह पे। किसी को हम कहें भाई देखो भाई मेरे से हेल्प ले लो आप 100 रुपये, किसी को भाई नहीं इस बात की तो ले लो 2 रुपये, इस बात की ले लो 5 रुपये, इस बात की ले लो 7 रुपये, इस बात की ले लो, जब सारा टोटल गया तो 100 रुपये था। तो लेने वाला कह रहा है ये क्या कर रहे हो, सीधा बोल देते 100 रुपये। कह रहे नहीं मैं गिनवाऊँगा ना तुम्हें ज़्यादा पता लगेगा, ज़्यादा है, गिनवाऊँगा तुम्हें अच्छे से हर बात का, देखो इस बात का दे, देखो इस बात का दे रहा हूँ, तो मेरा एहसान तुम पे ज़्यादा आएगा चाहे फिगर सेम है। यहाँ वो कह रहे क्या एहसान, क्या नज़र नहीं आ रहा कि बंदे को 100 रुपये है। दोनों अप्रोच अपनी अपनी है। तो इसे हम इकट्ठा एक ही जगह पे बल्क बेनिफिट दे डाला, टैक्स रेट में और रिबेट में और सरचार्ज में, तीनों में ले जाओ बेनिफिट। अब और कोई बेनिफिट की बात मत करना, इसमें नहीं दिया हुआ, उतना दिया है उसमें लेकिन उतना नहीं है, इसके कंपेरिजन में कम है। बेसिक कंसेप्ट ये है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है पूछिए, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। तो दोनों याद करने पड़ेंगे आपको, ये भी और ये भी याद करना पड़ेगा। ये भी डबल टैक्सेशन हो गया, पहले ही इतना सारा था अब ये डबल हो रहा गया। हर चैप्टर में ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, फिर क्वेश्चन में लेगा तो ऑन द स्पॉट ये भी लगाना पड़ेगा, ये भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। लिखिए अपने क्वेश्चन सॉल्व। Mr. X says income under the salary is 7 lakh. Compute tax liability, optional and default. मैं इसको लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट एंड ऑप्शनल, डी और ओ दोनों में आपको निकालना है, डिफ़ॉल्ट में भी ऑप्शनल में भी। एक क्वेश्चन हो रहे थे, मिस्टर वाई हैज़ इनकम अंडर दैट सैलरी ₹600 लाख। इसमें भी सेम करना है, डिफ़ॉल्ट एंड ऑप्शनल दोनों में टैक्स निकाल लो, ठीक है। दो क्वेश्चन है, दोनों में निकालो, एक में 7 लाख है, एक में 600 लाख है। दोनों में सॉल्व करके देख लो, कंपैरिजन हो जाएगा, याद हो जाएगा।
हाँ प्लीज़ बताइए डाउट्स। स्लैब रेट दोनों के डिफरेंट है, रिबेट की कंडीशंस डिफरेंट है, सरचार्ज की डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। चार स्पेशल इनकम रेट्स दोनों में सेम है। LTCG 112, STG 118, कैजुअल इनकम दोनों में सेम है। ये डिफरेंट इंडिविजुअल HUF का है जिसकी स्लैब रेट की इनकम है। कंपनी के दो सिस्टम नहीं है, कंपनी का एक ही सिस्टम है। पार्टनरशिप फर्म का एक ही सिस्टम है। ये जिसका स्लैब रेट होता है, स्लैब रेट वालों के दो सिस्टम है, न्यू एंड ओल्ड। कंपनी का नहीं है, कंपनी का तो स्लैब रेट होता ही नहीं है, तो कंपनी का रिबेट होता ही नहीं है। सरचार्ज के रेट कंपनी के डिफरेंट है, इंडिविजुअल वाले होते ही नहीं है। पार्टनरशिप में डिफरेंट है। तो पार्टनरशिप और कंपनी गवर्नमेंट से तुम्हें हम कुछ नहीं कह रहे, तुम तो जैसे थे वैसे ही हो। जिसकी स्लैब रेट की इनकम, स्लैब रेट की इनकम किस किस की होती है? एक तो इंडिविजुअल की, एक HUF की, इसके अलावा BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन ICAI दिल्ली यूनिवर्सिटी, इनका होता है स्लैब रेट। कंपनी का नहीं होगा, बिकॉज आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन बहुत कम बचते हैं, एक आध दो एग्जाम्पल ही होते हैं, और उनकी भी ज़्यादातर इनकम माफ़ होती है, उनका बेसिकली टैक्स होता ही नहीं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी को स्पेशल एग्जाम्पशन गवर्नमेंट ने दे रखी है कि तुम टैक्स मत दो। कोई भी यूनिवर्सिटी इंडिया की जो रिकग्नाइज है उसका कोई टैक्स नहीं है, वो माफ़ किया हुआ है। सी इंस्टीट्यूट का माफ़ नहीं किया। सी इंस्टीट्यूट को लेकर के कोर्ट में डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट चल रहा है, तो बता देता हूँ आपको क्या मैटर वो क्या है। देखो एक सेक्शन 10 है, ये सेक्शन गवर्नमेंट से भाई जो भी हमारा जनरल सिस्टम है, नॉर्मल सिस्टम है, उस नॉर्मल सिस्टम में हम किसी को भी एज ए स्पेशल केस माफ़ कर सकते हैं कि तुम्हें कोई टैक्स नहीं देना, जिसको चाहे माफ़ कर दे। जैसे सेक्शन 10(1) में था एग्रीकल्चरल इनकम, उनसे कोई कारण है या नहीं है, कारण से भी हम छोड़ सकते हैं, बिना कारण के भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से सेक्शन 10 में कम से कम 50 से ज़्यादा क्लॉजेज हैं। तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम्हें माफ़ कर दिया। जैसे एक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिला, वैसे तो टैक्सेबल है, लेकिन 10(16) कह रहा है स्टूडेंट का स्कॉलरशिप चलो माफ़ कर देंगे, छोड़ देंगे। इसी तरह से किसी को अवार्ड या रिवॉर्ड मिला गवर्नमेंट से, तो सेक्शन कह रहा है चलो छोड़ देंगे। दादा साहिब फाल्के अवार्ड 8-10 लाख कैश जाओ, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड 8-10 लाख कैश जाओ, नोबेल प्राइज़ 10 करोड़ जाओ, जिसको मर्जी छोड़ दें हम। ऐसी सारी यूनिवर्सिटीज़ को सेक्शन 10 में माफ़ किया हुआ है, बिकॉज वो कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोई दुकान थोड़ा खोली हुई है, वो तो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई फीस तो लेनी पड़ेगी, अब खर्चा कहाँ से निकलेगा? फीस कॉलेज या यूनिवर्सिटी की इसलिए नहीं होती कि प्रॉफिट करना है, वो इसलिए होती है भाई टीचर्स की सैलरी कहाँ से देंगे हम, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर कहाँ से करेंगे, एम्प्लॉयज़ की सैलरी कहाँ से देंगे, वो तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी। इसलिए इनको माफ़ किया गया। तो ये स्पेशल प्रोविजंस है। स्पेशल प्रोविज़न में सेक्शन 10 के कुछ पार्ट तो सिलेबस में, कुछ पार्ट सिलेबस में नहीं है। यूनिवर्सिटी वाला पार्ट सिलेबस में नहीं है। सेक्शन 10(1) तो है, एग्रीकल्चरल इनकम डिस्कस किया था, ये तो है स्कॉलरशिप, ये भी है सिलेबस में, यूनिवर्सिटी वाला नहीं है। तो जो सिलेबस में नहीं है वो एक्स्ट्रा थोड़ी बात करनी पड़ती है। तो बेसिकली आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का बेसिकली टैक्स होता ही नहीं है। उसमें आती जो बिज़नेस करेगा वो कंपनी होगी, बिज़नेस करने वाला कंपनी होगी या पार्टनरशिप में होगी। जो बिज़नेस नहीं करेगा वो कहेगा मैं कंपनी क्यों बनाऊँ, मुझे बिज़नेस तो करना नहीं, मैं पार्टनरशिप फर्म क्यों बनाऊँ, मैं तो कुछ भी नहीं बना रहा। तो गवर्नमेंट से अगर आप कुछ भी नहीं बनाए तो आप BOI में चले जाओगे, और जो कुछ आपने BOI बनाई है कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो हम आपको रिकग्नाइज़ कर देंगे, स्पेशल एक्ट में ले आएंगे, हम आपको स्पेशल प्रोविजन में ले आएंगे, तो आप एक लीगल पर्सन बन जाओगे, तो ले जाएंगे आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में। फिर अगर हमें स्पेशली माफ़ करना हो तो आपको माफ़ कर देंगे हम। तो जो भी इस कंट्री में सोशल वर्क करेगा, चैरिटेबल वर्क करेगा, पब्लिक के लिए काम करेगा, उनको हम छोड़ देंगे। तो क्या CA शूट नहीं आ रही एट पार विद दिल्ली यूनिवर्सिटी? जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कर रही है CA शूट भी तो वही कर रही है, यस और नो? नहीं कर रही? कितना स्टूडेंट लगता है यस वही सब कुछ तो कर रही है, और कितना स्टूडेंट लगता है नहीं? नहीं क्यों?
मतलब ये डिफरेंस है, भी यूनिवर्सिटी ने कॉलेज को एफिलिएट किया हुआ है और इन्होंने नहीं किया, और कोई कारण इस बात से टैक्स कर दे। हाँ, मेन रीजन ये है कि सी इंस्टीट्यूट की 700 करोड़ की एफडी है बैंक के अंदर, 700 करोड़ की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की नहीं है। तो गवर्नमेंट से ये 700 करोड़ की एफडी कहाँ से आई, क्यों इतना एक्स्ट्रा लेके रखा हुआ है? फीस कम कर दो बच्चों से, ये तो तुमने तो पूरा प्रॉफिटेबल बना रखा, तो बिजनेस कर रहे हो तुम। और फिर चलो बच्चों से लिया तो बच्चों पे खर्च कर दो, बच्चों पे खर्च भी नहीं कर रहे। करें जी फ्यूचर में कभी काम आएगी, तो फ्यूचर में कब काम आएगी? जिन बच्चों ने फीस दिया उन्हीं पे खर्च करो, फीस इनसे ले ली, फ्यूचर में किसी और बच्चों पे खर्च करोगे, उनसे भी तो फीस लोगे। ये डिस्प्यूट है, बाकी सब पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ रहे हैं। इनकम गवर्नमेंट से हम सब तरह से कन्विंस है, इस बात से कन्विंस नहीं है हम। ये आपकी एफडी बढ़ती जा रही है, हर बार इंक्रीज करती जा रही है। तो एनीवे मतलब काम तो लगभग बराबर ही है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, ये जो प्रॉफिट का पार्ट है, ये नहीं होना चाहिए। जो पब्लिक के लिए काम करते हैं ना, वो कभी सेविंग नहीं करते। वैसे सब सेविंग क्यों करना है? पब्लिक से लो, पब्लिक पे खर्च करो, पब्लिक से लो, पब्लिक पे खर्च करो, आगे फिर ले लेंगे, फिर खर्च कर देंगे, उतना लेंगे जितनी जरूरत है, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगी थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे। तो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन का इनफैक्ट टैक्स होता नहीं, रेयरली ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ तक डाउट किसी? एग्जामिनेशन फीस लेते हैं ना आपसे जब फॉर्म भरते हो? नहीं, देखो बच गया तो मतलब ज़्यादा ले रहे हैं ना, नहीं तो बचा कैसे? अगर उतनी ले रहे होते तो बचता नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी तो लॉस में चलती है, फिर गवर्नमेंट उनको एड देती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी बोल रही है अभी हमने जो फीस ली थी वो सारी खर्च हो गई, और 200 करोड़ और खर्च हो गए, तो कौन से हमसे ले लो भाई, और क्या है ना। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ग्रांट मीन्स देखो एक तो होता है डोनेशन, भाई हमने आपको दे दिया, आप जो मर्जी करो। ग्रांट मतलब ये पैसा इसी काम के लिए खर्च करना, किसी और काम के लिए नहीं करना। तो वहाँ पे कंडीशन लग के आती है, भी ये पैसा हमने आपको एजुकेशन के लिए दिया है, और एजुकेशन में कैसे कैसे खर्च करना वो हम बताएंगे, वैसे ही खर्च करना है, और हमें उसका डॉक्यूमेंट प्रूफ देना आपको। तो वो ग्रांट देते हैं। भाई जिसका भी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, पेमेंट कम ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट से उनको ग्रांट मिलती है। सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जिनको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है उनको गवर्नमेंट पैसा देती है। तो उनका तो बल्कि और जेब से जा रहा है, और ये ज़्यादा ले रहे हैं। वो ज़्यादा ही ले रहे होंगे, बचा फिर कैसे? नहीं तो कम लेने वाले का कैसे बचेगा? और फिर बैंक में एफडी बनवाना तो कमर्शियल एक्टिविटी है सीधा सीधा। तो इसको लेके अभी भी मैटर डिस्प्यूट में है। वो कह रहे हैं हम करेंगे खर्च, कभी ना कभी करेंगे। अब कभी ना कभी कब? वो कह रहे हैं हम चार्ट अकाउंटेंट हैं, मैं ऐसे आंख बंद करके खर्च नहीं करते, हम सोच समझ के करते हैं। तो कितना सोचोगे, कितना समझोगे? अब मैं इससे एक बात आपको और बता दूं रियल लाइफ की। आप बताओ, सोच समझ के काम करना सही है कि नहीं? क्या सोच समझ के काम करें या बिना सोचे समझे काम करें? सोच समझ के। लेकिन सोचना समझना कितना है? जितना रीजनेबल हो। एक स्टूडेंट से पूछा, भाई तुमने पढ़ाई शुरू कर दी? उसने कहा हाँ मैंने तो पहले दिन से ही कर दी थी। कोई प्लानिंग वगैरह, टाइम टेबल वगैरह है, वो बन जाएगा, काम तो शुरू करो। दूसरे स्टूडेंट से पूछा, तो उसने कहा भी 2 दिन मैं सोच समझ के टाइम टेबल बनाऊंगा। ठीक है। एक स्टूडेंट से 2 महीने बाद पूछा, उन्होंने कहा भी मैं टाइम टेबल बना रहा हूँ। तो इतना सोचना समझना क्या जी? एग्जाम तक बैठ के सोचते समझते रहे कि स्टडी कैसे स्टार्ट करनी है, और एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। तो गवर्नमेंट से टू द ICI ये तो कुछ ऐसा लग रहा है, 20 साल हो गए तुम्हें सोचते को, कितना सोचोगे तुम? जो बहुत ज़्यादा सोचेगा समझो वो क्या है, वो कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ सोचता समझता ही है, करता कुछ नहीं है। ये मैं आपको एक लाइफ की फिलोसफी बता रहा हूँ। बिना सोचे समझे भी ठीक नहीं है, रीजनेबल सोचना समझना ठीक है, और ज़रूरत से ज़्यादा सोचते रहना। कुछ लोग मिलेंगे आपको ऐसे हर वक्त, क्या बात हुई, सोच रहा हूँ कि लाइफ में क्या करूँ। भाई 12th तो तूने पास कर ली, कौन सा कोर्स ज्वाइन करेगा? सोच रहा हूँ, पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं मेडिकल कर लेता हूँ, नहीं नॉन मेडिकल करूँगा। मैं सोच रहा हूँ शिफ्ट करके कॉमर्स में चला जाता हूँ। पूरा साल निकाल दिया। फ्रेंड्स ने कहा अच्छा तूने अभी तक स्टार्ट ही नहीं की,
नहीं मैं सोच ही रहा हूँ यार अगले साल से स्टार्ट करूँ, तो इतना सोचना समझना भी क्या रीजनेबल होना चाहिए ना। तो एनीवे मतलब मैंने आपको बता दिया क्या प्रॉब्लम है विद ICI, देर से हम सोच समझिएगा। चलो इतनी बात आप किसको डाउट। तो ये न्यू सिस्टम किसके लिए है, न्यू सिस्टम ओल्ड सिस्टम किसके लिए है, जिसकी स्लैब रेट पे इनकम टैक्स होती है, स्लैब रेट पे, ठीक है, उनके लिए है, कंपनी के लिए नहीं है, पार्टनरशिप फर्म के लिए उसमें मत लगाना, लोकल अथॉरिटी के लिए नहीं है। ये 4 कैटेगरी होती है स्लैब रेट वाली, इंडिविजुअल, HUF, BOI एंड आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन, इन 4 पे लगाना आपको और किसी पे नहीं लगाना। अब एक इसमें मैं ये भी बता देता हूँ आपको, उन्होंने कैसे उन्होंने बनाया इसको। उन्होंने कहा भी ये तो पहले ही इनकम टैक्स एक्ट में था, है ना, तो उन्होंने एक सेक्शन बनाया 115 BAC, ये आपको याद करना पड़ेगा सेक्शन। ये सारा का सारा डिफ़ॉल्ट रिजीम इस सेक्शन के अंदर है। जब भी आप डिफ़ॉल्ट रिजीम लगाएंगे तो आप सिंगल एक सेक्शन बता सकते हो, एज पर सेक्शन 115 BAC डिफ़ॉल्ट रिजीम एप्लीकेबल, सारे प्रोविजन इकट्ठे करके पूरे इनकम टैक्स एक्ट के इकट्ठे करके एक ही सेक्शन में दे दिए। ये सारे अलग अलग सेक्शन में है, अलग अलग चैप्टर में है, ये अलग अलग चैप्टर में नहीं है, ये अलग अलग सेक्शन में नहीं है, एक ही सेक्शन है, उसमें पूरे इनकम टैक्स एक्ट के इकट्ठे कर लिए, इकट्ठे करके इसमें ले आए कि भी आप पूरा इनकम टैक्स एक्ट स्टडी कर लो, ये रहा ऑप्शनल, फिर इसमें डिफ़ॉल्ट में क्या आएगा, फिर ये सेक्शन स्टडी कर लो, तो आपको पता लग जाएगा डिफ़ॉल्ट में हमने क्या चेंज किया। क्योंकि पुराना सिस्टम तो पूरे इनकम टैक्स एक्ट में फैला हुआ है चैप्टर वाइज। जब उन्होंने चेंज किया तो उन्होंने कहा चैप्टर वाइज क्या करना है, एक ही सेक्शन में सब चेंज कर दो, सारे चैप्टर इकट्ठे हैं इस एक सेक्शन में। सैलरी के चेंजेस भी इसी में है, डिस्पेशन के भी इसी में है, कैपिटल के भी इसी में है, हाउस प्रॉपर्टी के भी इसमें है, हर चैप्टर का वो डिफ़ॉल्ट का इसमें मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है, मान लो इंटरव्यू में फिर आपसे पूछ ले डिफ़ॉल्ट प्रोविज़न कहाँ दिए हुए हैं, और आपने कह दिया जी पूरे इनकम टैक्स एक्ट में हर चैप्टर में दिए हुए हैं, तो समझ जाएंगे कि स्टूडेंट को बात नहीं पता कि नया सिस्टम कैसे आया है। नया सिस्टम एक ही सेक्शन से इंट्रोड्यूस हुआ है और सारे चैप्टर इकट्ठा करके 115 BAC। जब मैं सैलरी में चेंज कराऊंगा तो भी यही सेक्शन, और मैं हाउस प्रॉपर्टी में चेंज कराऊंगा तो भी यही सेक्शन, मैं किसी भी चैप्टर में मैं कुछ भी कराऊंगा डिफ़ॉल्ट का तो सेक्शन यही रहेगा, सेक्शन नहीं बदलेगा, ठीक है। 115 BAC। शायद एक डाउट आपके माइंड में आ रहा हो कि ये क्या बात बनी, 115 कर देते, BAC क्या, तो 115A कर देते या 115B कर देते, फिर BAC क्या, आ रही है ये बात आपके माइंड में, पूछते हैं कुछ बच्चे, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ वो क्या बात है। देखिए इनकम टैक्स एक्ट कब बना था, इनकम टैक्स एक्ट कौन से ईयर में बना था, 1961 में। इससे पहले कब बना था, उससे पहले कब बना था, ये पहला था। ये पहला क्यों बना था, हिस्ट्री, ये 1857 की म्यूटनी के बाद बना था। रिवोल्ट हुआ था ना भारत में, इंडिया में, 1857 का गदर, ये तो पता होगा ना आपको, नहीं पता, कितने स्टूडेंट को पता है 1857 का रिवोल्ट, मंगल पांडे, मंगल पांडे वाला नहीं सब पता, मंगल पांडे वाज द पर्सन हु स्टार्टेड इट, है ना। मंगल पांडे वाली कहानी कितने बच्चों को पता है, जो थोड़ा सा हिस्ट्री इनकम टैक्स की देखिए, इनकम टैक्स की बात आई कैसे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी का तो गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होता ना, कंपनी अलग है गवर्नमेंट अलग है, लेकिन ये वाली कंपनी ऐसी नहीं थी। इट वॉज सपोर्टेड बाय द किंग ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का जो उसमें क्वीन होती थी इंग्लैंड की, क्वीन हैज़ सपोर्टेड इट कि तुम लोग जाओ बिजनेस करो, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताना, जरूरत पड़ेगी तो फोर्सेस कोई भेज देंगे, कोई वैसे ना माने बात तो वैसे मनवा लेना। ये गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट थी इसके पीछे, और ये सारे काम करती रही और सपोर्ट वहाँ से मिलती रही, धीरे धीरे कब्जा करते रहे, सारी पॉलिसी अडॉप्ट करके गए। तो जब 1857 आया तो उन्होंने कहा, ब्रिटिशर्स ने कहा कि अब तुम बीच में से हट जाओ,
अब लगभग सब कंट्रोल में आ गया। अब हमारा डायरेक्ट राज इंडिया के ऊपर चलेगा इन द नेम ऑफ किंग, या क्वीन के नाम में या किंग के नाम में चलेगा। ईस्ट इंडियन कंपनी बीच में से हट जाओ। ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया, डायरेक्ट कंट्रोल हो गया। डायरेक्ट ब्रिटिशर्स इंडियन को कंट्रोल करेंगे। तो उस समय क्या था, वो जो गन में कारतूस लगते हैं ना, कार्ट्रिजेस, वो पता नहीं चलाने से पहले मुंह से खोलनी पड़ती थी। ऐसे मुंह से खोल के फिर चलाते थे। तो किसी ने कहा कि इसमें गाय की चर्बी है, किसी ने कहा इसमें सूअर का मांस है। तो मुस्लिम्स सूअर को नहीं खाते हैं, उनका रिलीजन अलाउ नहीं करता, और हिंदूज गाय को नहीं खाते हैं। और दोनों की चर्बी बोल दिया इसमें, तो हिंदू मुस्लिम दोनों इकट्ठे हो गए कि हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया, मुंह में लगाते ही। इस बात पे मंगल पांडे ने अपनी जो बंदूक थी वो ब्रिटिशर्स के ऊपर ही तान दी, और सारे इंडियन इकट्ठे मिलकर रिवोल्ट कर दिया कि ब्रिटिशर्स इंडिया से हटो, हमें आज़ाद करो। और वो बात इतनी बढ़ गई, इतना ज़बरदस्त रिवोल्ट हो गया कि बिल्कुल इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता, थोड़ी सी और ट्राई मारते थे 1857 में। लेकिन ब्रिटिशर ने जैसे तैसे कंट्रोल करके इसको फेल कर दिया। लेकिन ब्रिटिशर का लॉस बहुत हुआ, तो उन्होंने कहा भी अब ये लॉस जो है इंडियंस तुम्हें ही देना पड़ेगा, अपनी इनकम में से हिस्सा निकालो। एंड दैट वाज कॉल्ड फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स। लगान मूवी देखी होगी, लगान वो यही लगान था, हिस्सा दो। तो ये बात यहाँ से स्टार्ट हुई, और 1860 में पूरा एक्ट बना दिया, इनकम टैक्स एक्ट। फिर इसको रिवाइज़ किया यहाँ पे, फिर रिवाइज़ किया यहाँ पे। अब गवर्नमेंट कह रही इसको रिवाइज़ करेंगे, तो एनीवे ये बना। तो 61 में इसके सेक्शन थे 1 से लेके 287 तक, 1 से लेके, और मतलब कहने का मतलब है सीरियल नंबर था, बीच में अल्फ़ाबेट नहीं था, ठीक है। सेक्शन में सारे में सीरियल नंबर 1 2 3 4, अल्फ़ाबेट नहीं था। तो लेट्स सी एक कोई भी एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, मान लो सेक्शन 80 ले लो, सेक्शन 80। तो इसमें था भी एक हम आपको डिडक्शन दे देंगे, आपकी इनकम में से इसको माइनस करवा देंगे। तो 79 में कुछ और था और 81 में कुछ और था, बस इसमें था। फिर 5-10 साल के बाद गवर्नमेंट ने कहा चलो एक डिडक्शन हम आपको और देंगे। अब एक और देने के लिए एक और सेक्शन चाहिए। उसका तरीका था भी जहाँ भी ये सेक्शन सारे ख़त्म हो गया, एक नया सेक्शन यहाँ पे डाल दें। लेकिन यहाँ पे डालेंगे तो कोई कहेगा एक डिडक्शन तो यहाँ दे रखा है, एक डिडक्शन 200 सेक्शन छोड़ के दे रखा है, समझ में नहीं आई, इकट्ठे दे देते। अब इकट्ठे दें कैसे, इसमें कुछ है इसमें कुछ है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, एक नया सेक्शन बीच में डाल दो 80A, अल्फ़ाबेट बीच में लगा के एक सेक्शन और ले आओ 80A। कुछ टाइम के बाद कहा एक और देंगे, तो उन्होंने कहा एक और ले आओ 80B। कुछ टाइम के कहा एक और देंगे, जो एक और देंगे वो इससे रिलेटेड था, तो उन्होंने कहा 80C करना ठीक नहीं, इससे रिलेटेड तो कर दो 80AB। फिर एक और आ गया जो इसी से रिलेटेड था, तो उन्होंने कहा कर दो 80ABA। इस तरह से 61 से लेके आज तक, मैं एक सेक्शन का एग्जांपल दे रहा हूँ, हर सेक्शन बदल गया, हर सेक्शन, और हर सेक्शन में 50-50 चेंज हो गए हैं। तो ऐसा ऊटपटांग अल्फ़ाबेट आ गया है, पूछो मत। जैसे ये लिखा हुआ है, ये इस तरह के अल्फ़ाबेट आ गए 115BAC जो मैंने लिखा था। कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, मतलब पहचानने के लिए है बस। जिसे हम अपना नाम हम कुछ भी रख लें भाई, नाम का कोई लॉजिक थोड़ा है। तो गवर्नमेंट का पहचानना ही तो है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जो हमने लिख दिया ठीक है, उसमें क्या करना, आप पहचान लो। जब BAC कहोगे तो कोई भी समझ जाएगा भाई किस सेक्शन की बात कर रहे हैं। ये पूरे के पूरे कोई सा भी एक्ट हो, जब नया होगा तो अल्फ़ाबेट एक भी नहीं होगा। जैसे जैसे पुराना होता जाएगा अल्फ़ाबेट बढ़ते जाएंगे। जैसे कंपनी एक्ट था पुराना 1956 का, बहुत अल्फ़ाबेट आ गए थे, फिर नया बना दिया 2013 का। अभी 2013 का भी नया है, अल्फ़ाबेट कम आए हैं। GST है 2017 का, आ गए हैं अल्फ़ाबेट, ज़्यादा नहीं अभी कम। उसके बाद बढ़ते जाएंगे, इतने अल्फ़ाबेट हो जाएंगे उसे याद करना मुश्किल है, ठीक है। तो हिस्ट्री इनकम टैक्स की अगर आप जानना चाहें तो कब से स्टार्ट हुआ, रीजन क्या था, म्यूटनी इन इंडिया 1860 में। 57 में रिवोल्ट हुआ था, 60 में उन्होंने एक्ट बना दिया, और यहाँ से कंप्लीट इंडिया ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया था। उन्होंने इंडिया के लिए अलग अलग एक्ट बनाने शुरू कर दिए थे। एक एक्ट बना दिया, अब देखो आप, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बनाया, 1872। तो लगभग सारे एक्ट इस डेट के बाद के मिलेंगे आप। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1881, बेसिकली उन्होंने एक ही एक्ट बनाया था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें सब कुछ ले आए।
पूरा बिजनेस उठा के कंट्रोल कर दिया। ये तो बाद में हमने उसमें से तोड़ के सेल ऑफ गुड्स एक्ट बना लिया, पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना लिया, ये उनका एक ही था। अब बात कर लो अल्फ़ाबेट की। इनकम टैक्स हमने बनाया 1961 में, दुनिया भर के अल्फ़ाबेट हैं, पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देख लो, अल्फ़ाबेट नहीं मिलेगा। इट इज़ सच ए परफेक्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन। वो कह रहे कर लो चेंज, क्या करोगे इसमें, करके दिखाओ, कुछ नहीं कर सकते आप। और हमारा 1872 का बनाया हुआ है, आज भी वो वैलिड है। कहाँ 1872 का ज़माना और कहाँ ये। इसीलिए इसमें जो एग्जाम्पल मिलेंगे ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो बड़े पुराने मिलेंगे आपको। इतने मोड्स ऑफ आयल, मोड में आजकल कौन, मनों में आजकल कौन तोलता है, क्विंटल में तोलता है। इतनी बेल्स ऑफ कॉटन, क्योंकि उनका तो मेन कॉटन का ही बिजनेस था। इंडिया से कच्चा कॉटन सारा ले जाते थे और कपड़े बना बना के यहाँ बेचते थे। सबसे बड़ा कंसंट्रेशन उनका कॉटन पे था। सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्जाम्पल बेल्स ऑफ कॉटन, बेल्स ऑफ कॉटन लिख रखा है, सारे एग्जाम्पल इन दिनों के है। लेकिन लॉ इतना परफेक्ट है, अल्फ़ाबेट ही नहीं है। देख लो, आपने स्टडी किया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इतना परफेक्शन के साथ चीज़ उन्होंने बना दी। और एक ही एक्ट ऐसा बना दिया, हमारे इतने सारे एक्टर ने एक ही बना दिया, एक ही पढ़ लो बस काफ़ी है, एक में सब कुछ आ गया, कर लो जितना बिजनेस तुमने करना। और ऐसे क्राइम को लेके बना दिया इंडियन पिनल कोड 1870 का, एक ही बना दिया, सारे क्राइम इकट्ठे डाल दिए। इसको अब नया बनाया है भारतीय न्याय संस्था, अब बनाए, और जो बनाया अब पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया उसके अंदर। भाई मर्डर तो मर्डर ही रहेगा, उसमें नया क्या, नया मर्डर क्या होएगा। कल्पेबल होमिसाइड तो कल्पेबल होमिसाइड ही है, नया क्या रहेगा। थेफ्ट तो थेफ्ट ही है, किडनैपिंग तो किडनैपिंग ही है, मर्डर तो मर्डर ही है। तो वो सब बस कॉपी करके नाम बदल दिया। इन्होंने कहा था पीनल कोड पनिशमेंट देंगे, इंडिया ने कहा पनिशमेंट नहीं देंगे, न्याय देंगे, भारतीय न्याय। बस पनिशमेंट का वर्ड न्याय ले आए। उन्होंने कहा देखो पब्लिक अगर डरेगी नहीं, कुछ नहीं करेगी, पब्लिक को बताओ। और हमारा जो इमेज है वो आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, हाथों में तलवार है। अब इन्होंने नया बना दिया, पट्टी खोल दी आंखों से, और तलवार के बदले में कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में दे दिया। तो ब्रिटिशर का था लोगों जब तक डरेंगे नहीं काम नहीं करेंगे। आंख पे पट्टी बंधी हुई, हाथ में तलवार, कोई भी देख कर डर जाए कि भैया तो आंख बंद करके तलवार चलाएंगे, पता नहीं किसको मार दें। और अब उसकी पट्टी आंखों की खोल दी है, पता होगा ना आपको। और हाथों में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया उसके कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन को ले लो, वह हम न्याय देंगे, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, बाकी अंदर सारा मेटल। ठीक है, डाउट देखिए। हाँ जी, पंद्रह % वाला वो 4 इनकम पे 15 ही रहेगा दोनों में। 4 इनकम का हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज दोनों में 15 है। डिफरेंस बस वही है जो यहाँ दिया हुआ है। अगर यहाँ नहीं दिया तो समझ जाना दोनों में है। अगर उन 4 इनकम का यहाँ पे रेट अलग देते तो अलग था, उन 4 का सेम है। रिबेट, हाँ 4 इनकम ना, डिविडेंड मिला के 4 बनेगी। LTCG दोनों, STG बने एंड डिविडेंड, ये 4 है। क्योंकि उसमें कैजुअल इनकम नहीं है 15% वाले में, ये 4 है तो 15 लगेगा। इसमें भी उसमें भी वो 15 वाला पार्ट दोनों में सेम है। डिफरेंस इतना ही है बस, जो इसमें दे रखा वही है, और कोई डिफरेंस नहीं। वो डाउट देख लीजिएगा तक। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट। पेज नंबर 63। पेज नंबर 63। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई जनरल क्वेश्चन है वही पूछ सकते हो आप। तो इनकम टैक्स इंडिया में स्टार्ट हुआ 1860 में। क्या रीजन था? ब्रिटिशर्स ने कहा भाई इतना हमारा नुकसान हो गया, बताओ हम पैसा कहाँ से लाएं। नुकसान तुमने किया, तुम ही दो पैसा। तो उसमें से फिर वो शेयर मांगना शुरू किया। वो जो लगान मूवी दिखाई थी ना, वो एक्चुअल यही था कि वो सारे फार्मर थे, इंडिया वाले तो फार्मर थे, इंडिया वालों को बिजनेस नहीं करने देते थे। जो कुछ ग्रो करते थे वो सारा ज़बरदस्ती खरीद करके इंग्लैंड ले जाते थे, वहाँ से प्रोडक्ट बना के लाते थे। इवन जो ये मसाले हैं,
ये सारे के सारे कच्चे यहाँ से फार्मर से ज़बरदस्ती ले जाते थे, उसका मसाला बना बना के यहाँ बेचते थे, और फिर ऐसे ही कॉटन ले जाते थे तो क्लॉथ बना के बेचते थे। तभी तो गांधी जी ने कहा था कि हम आपका ये सिस्टम तोड़ेंगे और इंडिया वाले इंडिया का बना लो, हम खादी का सिस्टम लाएंगे और हाथों से बनाएंगे, हमारा हाथों का बना पहनो, आप इनकी चीज़ों पे बाइकआउट कर दो। फिर वो सॉल्ट, उन्होंने कहा सॉल्ट भी नहीं बनाना, समुद्र के पानी से सॉल्ट हम बनाएंगे। तो गांधी जी ने कहा ये समुद्र का पानी तुम्हारा कैसे हुआ? उन्होंने कहा सब नेचुरल रिसोर्सेज हमारे हैं। तो फिर वो दांडी यात्रा लेके आए कि हम नमक कानून तोड़ेंगे, नमक बनाएंगे। कुछ नहीं बनाने देते थे, बस तुम अपने फार्मर बने रहो, ग्रो करो और हमें दे दो। ठीक है, देखिए पेज 63, टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट, सेक्शन 56 to 10, explain taxability of gift. Gifts received by one person shall be taxable, by any person shall be taxable. Gift shall be in three parts: gift of sum of money, gift of any movable property, gift of movable property. Taxability given below. Gift of sum of money: any person received any sum of money from one or more persons without consideration, and the aggregate value of all such gifts received during the year exceeds 50,000 rupees. The whole of the aggregate value of such sum shall be taxable under the other sources. But if aggregate value of 50,000, entire amount shall be exempt from income tax. For example, Mr. X received 3 gifts of 50,000 each from his 3 friends. Entire amount of 45,000 is exempt from income tax. But if he has received 3 gifts of 20,000 each, entire amount of 60,000 shall be taxable. Further it will be considered normal. बस इतना रीड कर लो, मैं एग्जाम्पल से आपको बता देता हूँ क्या नहीं। देखो, आपको बर्थडे पे गिफ्ट तो मिले होंगे, है ना, और राखी पे भी मिले होंगे गर्ल्स को, और इंडिया में तो इतने फेस्टिवल है, मिलते ही रहते हैं, कभी इसका कभी उसका कभी उसका। तो आप बताओ, जो गिफ्ट हमें मिले, क्या गवर्नमेंट इसे इनकम मान के टैक्स करे या ना करे? ये क्वेश्चन है हमारा। बताओ, इनकम मान के टैक्स करे कि ना करे? बोलो, आप क्या कह रहे हो? तो गवर्नमेंट से इनकम तो है भाई, इनकम तो है, अदर सोर्स ही ऐड की है, चलो सैलरी की नहीं है, रजिस्ट्रेशन की नहीं है, इनकम तो है। अब बताओ आप क्या कह रहे हो? तो हमने कहा इनकम तो हाँ है, लेकिन इस पे भी आपकी नज़र है कि हमें बर्थडे पे क्या मिला, वो भी तुम देख रहे हो, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं। क्या हो गया, 1000 रुपये का गिफ्ट मिल गया तो क्या हो गया, 2000 का मिल गया तो क्या हो गया, हमें रक्षाबंधन पे भाई ने तो दिया है, कोई और बाहर से थोड़ा दे के चला गया। तो गवर्नमेंट का अच्छा ठीक है, आपकी बात सही है, ऐसा करो, सब पर्सन से मिला के पूरे साल में 50,000 तक के गिफ्ट ले लो, कुछ नहीं कहेंगे, रीजनेबल। ठीक है, 50 से ज़्यादा हुआ, मान लो 51,000, तो फिर पूरा टैक्सेबल है, 1,000 नहीं, पूरा 51,000 टैक्सेबल है। तो कैश में गिफ्ट रिसीव करो, सब पर्सन का टोटल, ऐसा नहीं 50,000 रुपये पर पर्सन जी, 50,000 रुपये इस फ्रेंड ने दिए, 50 इस फ्रेंड ने दिए, 50 इस फ्रेंड ने दिए, जब नो, सारे फ्रेंड से मिला के पूरे साल का सारे टाइप के गिफ्ट कंप्लीट ऑल 50,000 तक आप छोड़ देना, 50 से ज़्यादा टैक्स कर देना। कौन से हेड में? अदर सोर्स में। क्या रेट लगेगा? स्लैब रेट, सारी इनकम के स्लैब रेट है, अब 4 इनकम छोड़ के स्लैब रेट, सारे प्रोविजन सेम रहेंगे। तो पहला पार्ट तो ये लिखा हुआ, आप रीड करके देखो। पहले इतने पार्ट में डाउट देखो, ये बेसिक पार्ट है, 50,000 तक के गिफ्ट में प्रॉब्लम नहीं है, सबसे मिला करके है, पर पर्सन नहीं है, वो पूरे साल का है 50,000। 50 क्रॉस करने पे ऐसा लगता है ऊपर का टैक्स होगा, बट गवर्नमेंट से नहीं, 50 क्रॉस करने पे सारा टैक्स होगा, पूरा 51 टैक्स करेगी, 51 हो गया। अब इसका मैं दूसरा मीनिंग बताता हूँ।
सपोज करिएगा आप में से एक स्टूडेंट को मिले 70,000 के गिफ्ट मिले पूरे साल में, तो क्या ये टैक्सेबल है? बताइए, है 50 से ज़्यादा का है? कौन से ऐड में, अदर्सों से ऐड में? तो मैं कह रहा हूँ इसमें टैक्स कितना बनेगा? हाउ मच इज द टैक्स? नील। तो एक ये क्वेश्चन क्लास में आता है, सर आप कह रहे हो टैक्सेबल है, लेकिन टैक्स कहाँ है? तो टैक्सेबल है तो फिर टैक्स होना चाहिए ना। देखो टैक्सेबल अलग बात है, टैक्स अलग बात है। टैक्सेबल का मतलब है इस फिगर को आपको ग्रॉस टोटल इनकम में लेके जाना है, टोटल इनकम में लेके जाना है, ये टैक्सेबल का मतलब होता है। टैक्सेबल का मतलब ये नहीं होता कि टैक्स आएगा, कुछ हमने कब कहा टैक्स आएगा। यानी आप क्या दिखाओगे, अदर सोर्स एंड में इनकम दिखाओगे 70,000, ग्रॉस टोटल इनकम दिखाओगे 70,000, टोटल इनकम दिखाओगे 70,000। टैक्सेबल का मतलब ये होता है। अगर टैक्सेबल की बजाय एग्जम्प्ट कर दे, मान लो ये 40,000 है, 40,000 है, तो ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा। टैक्सेबल का मतलब होता है इनकम में आएगा, एग्जम्प्ट का मतलब होता है इनकम में नहीं आएगा। डिडक्शन का मतलब है इनकम में आने के बाद लेस होगा। डिडक्शन का बोलो, गवर्नमेंट कहते हैं डिडक्शन देंगे आपको, तो पहले एक बार ऐड कर लो फिर इसमें से लेस कर दो। तो टैक्स आएगा नहीं आएगा पता नहीं। तो इसका मतलब आपके केस में रियलिटी में देखा जाए तो 50,000 तक एग्जम्प्ट नहीं है, 7.5 लाख तक एग्जम्प्ट है। ये देखो, सपोज इनको मिले 7.5 लाख के गिफ्ट पूरे साल में सारे फ्रेंड से, तो अब 7.5 लाख में 50,000 तो छोड़ ही दो, 50,000 तो एग्जम्प्ट है, वो तो इनकम में आएगा ही नहीं। इनकम में आएगा 7, टोटल इनकम में 7 और टैक्स निकाल के दे दो रिबेट। इस तरह से रियलिटी में 7.5 लाख तक एग्जम्प्ट है। 50,000 तो एग्जम्प्ट है, इनकम में आएगा ही नहीं ना, टोटल इनकम में ही नहीं आएगा। लेकिन अगर मेरी अदर इनकम है, मान लो मेरी हाउस प्रॉपर्टी की बिजनेस की इनकम है, मुझे मिले 50,000 से ज़्यादा, मान लो 51,000, तो मेरे पूरे 51,000 पे टैक्स आ जाएगा। देखो एक पर्सन की ऑलरेडी इनकम है हाउस प्रॉपर्टी एड में 10 लाख, इसको 51,000 का गिफ्ट मिला, अब ये 51,000 पूरा टैक्स हो जाएगा इसका। इसका 51,000 टैक्सेबल भी रहेगा और टैक्स भी आएगा। तो कई बार टैक्सेबल होगा टैक्स नहीं आएगा, कई बार टैक्सेबल होगा टैक्स भी आएगा। इट ऑल डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। उनसे हमने कहा टैक्सेबल, टैक्स होगा नहीं होगा भाई पता नहीं। एक स्टूडेंट है 7.5 लाख तक का पेमेंट ले जाए तो भी टैक्स नहीं आएगा, जिसकी ऑलरेडी इनकम है वो ले जाए 51,000 भी टैक्स आएगा। तो टैक्सेबल अलग बात है और टैक्स अलग बात है। नहीं देखो उसमें ऐसा है ना, मेरा कहने का मतलब है 7 लाख आपकी अदर इनकम है और 50,000 गिफ्ट है, तो 7.5 लाख। अगर गिफ्ट है 7.5 लाख में तो 50,000 से ज़्यादा में टैक्सेबल है। उसके लिए फिर आपको अपने फ्रेंड को ही बोलना है कि भाई इतना ज़्यादा गिफ्ट मैं क्या करूँगा, तुम मुझे 7.5 लाख मत दो, तुम सब मिलके मुझे 7 लाख दो, कुछ तुम भी रख लो अपने पास, ठीक है, फिर ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। मतलब 7 लाख की अगर इनकम है, 50,000 गिफ्ट है, तो 7.5 लाख एग्जम्प्ट हो जाए, 50,000 ये एग्जम्प्ट हो गया, उस पर टैक्स है। लेकिन अगर फ्रेंड ने 7.5 लाख की गिफ्ट दिए तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई इतने गिफ्ट नहीं, आप इतने दे दो, बाकी फिर मुझे अगले साल देना, इस साल रहने दो, तो ऐसे करना पड़ेगा। और अगर मैनिपुलेशन वाली बात कह रहे हो, फिर मैं और ऐड कर देता हूँ। देखो अगर ये चेक से मिलेंगे तभी तो रिकॉर्ड में आएंगे, कैश में लिया जेब में डाला कहाँ पता है। 50 लाख के गिफ्ट ले लो पता ही नहीं लगेगा, कैश में कितना भी ले लो पता ही नहीं लगेगा, बताओ ही मत। तो अगर कैश में ट्रांजैक्शन हो जाएगी कुछ नहीं बताएगा। अब एक बार इसको रीड कर लो जिसको डाउट है। अच्छा यहाँ तक डाउट बोलो, गिफ्ट की डाउट बोलना। अब आप आगे देखिए इसमें क्या हुआ। देखो मेरे को ना 50,000 के गिफ्ट मिले, मान लो बर्थडे पर या पूरे साल में जो भी, 40,000 तो कैश में थे और 20,000 काइंड में थे। तो गवर्नमेंट ने कहा दोनों का टोटल कर लो, 50 से ज़्यादा है टैक्स देना पड़ेगा। पहले ये था, अब बदल दिया। चलो ऐसा करो, ये 50 अलग और ये 50 अलग, 50 आप कैश में ले लो, 50 आप काइंड में ले लो, यानी 1 लाख तक एग्जम्प्ट हो जाए। लेकिन अलग अलग टोटल करना है, ऐसे नहीं करना जैसे 60 मुझे मिले कैश में और 20 मिले काइंड में, अब ये 60 टैक्स हो जाएगा,
उसे हमने मिला के 1 लाख नहीं बोला, हमने क्या बोला है, इसका 50 अलग, इसका 50 अलग, इसका तो ठीक होगा 20 एग्जम्प्ट है, ये 50 से ज़्यादा है तो ये 60 टैक्सेबल है और 20 एग्जम्प्ट है। ये पार्ट अभी हम रीड करेंगे, सेकंड पार्ट है, ठीक है। लेट्स सी, मैंने पहले बता दिया, मैं रीड कर लेता हूँ। गिफ्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन इम्यूटेबल प्रॉपर्टी, if any person received gift of any property other than your property without consideration and the aggregate fair market value of such properties received during a particular year exceeds 50,000, it will be taxable under the other sources, but if aggregate value falls such properties up to 50,000, it will be exempt from income tax. If the consideration is less than the aggregate fair market value of such properties by an, ये मैं अभी बताता हूँ, पहले उतना रीड कर लो, 3 लाइन रीड कर लो, फिर मैं बताता हूँ। देखो दोबारा देख लिए, मुझे गिफ्ट मिले हैं कैश में 40,000, ये कैश में है, कॉइन में मिले हैं 45,000, बताओ टैक्सेबल के एग्जम्प्ट, ये भी एग्जम्प्ट, ये भी एग्जम्प्ट, ठीक है। ये मिले हैं 55,000, ये मिले हैं 45,000, कैश में मिले हैं 55,000, तो बताओ एग्जम्प्ट के टैक्सेबल, ये टैक्सेबल और ये एग्जम्प्ट, ठीक है। मुझे मिले हैं 80,000 कैश में, 2,000 काइंड में, अब ये टैक्सेबल की 50 से ज़्यादा है और ये एग्जम्प्ट, क्लियर हो गया। इतनी बात तक पहले किस डाउट। अब देखो, कोई पर्सन हमें कोई फैसिलिटी देता है तो जिस इंटेंशन से दे रहा, हमें उसी इंटेंशन से लेनी चाहिए, उसकी इंटेंशन को डिफीट नहीं करना चाहिए, यानी हमें दी गई फैसिलिटी को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों की टेंडेंसी होते हैं, वो कह रहे हैं भाई 50-50 तो उन्होंने दे ही दिया जेन्युइनली, इंस्टेड के वी शुड बी थैंकफुल 50 दिया, अब इसमें कुछ और गड़बड़ करते हैं, कुछ और भी लेते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ और कैसे लिया गया, फिर नया प्रोविजन आया, मैं नया प्रोविजन अभी रीड करूँ, पहले बता दूँ आपको क्या हुआ था। एक पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, किस बंदे ने, एक्स ने वाई को 10 लाख का गोल्ड गिफ्ट किया, ठीक है। तो टैक्सेबल के एग्जम्प्ट, टैक्सेबल के एग्जम्प्ट, टैक्सेबल। अब हेरा फेरी देखो, वाई ने कहा एक्स को, तू ऐसा कर 1 रुपया मुझसे ले ले 10 लाख के गोल्ड का, और अब मैं कहूँगा गिफ्ट का दिया, मैंने तो खरीदा है, मेरी मर्जी कितने में खरीदा, उसकी मर्जी कितने में बेचा, गवर्नमेंट इसमें क्या कर लेगी, वही हुआ। और गवर्नमेंट देखती रही, ये क्या हुआ। ऐसे तो भाई कोई भी कितने करोड़ों रुपए का गिफ्ट ले लेगा, वो कहेगा मैंने 2 रुपये में लिया, मैंने 3 रुपये में लिया, ये कह रहा है मेरी मर्जी में अपना प्रोडक्ट कितने में बेचूँ। तो देखो मिसयूज है या नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इसको कवर करने के लिए एक पैराग्राफ और डाल दिया कि अगर आप किसी से सामान खरीदते हो और जो डिफरेंस है मार्केट वैल्यू का और आपकी एक्चुअल कंसिडरेशन का, अगर ये डिफरेंस 50,000 तक है तो कोई बात नहीं, 50 तो हमने एग्जम्प्ट किया है। अगर ये 50,000 से ज़्यादा है, उस केस में ये गिफ्ट पूरा का पूरा टैक्सेबल है, यानी जितना डिफरेंस है वो टैक्सेबल है। जैसे ऐसे कर देते हैं, 10 लाख 1 लाख में खरीदा मान लो, डिफरेंस कितना आया 9 लाख, क्या ये 50,000 रुपये से ज़्यादा है, ज़्यादा है, तो 9 लाख रुपया टैक्सेबल है। अगर मैं मान लो 10 लाख वाला 960 में खरीदूँ, 960 में, तो डिफरेंस कितना हुआ 40,000 गोल्ड से, अब कोई बात नहीं, 50,000 तक तो हम कह रहे हैं, डिफरेंस 50,000 तक है तो कोई बात नहीं, अगर 50 से ज़्यादा है तो ये मिसयूज है, यू आर बिफुलिंग अस, हम नहीं मानते, डिफरेंस इज टैक्सेबल। ये पैराग्राफ है जिसके आगे लिखा, लाओ मैं रीड करता हूँ। इफ द कंसिडरेशन इज लेस देन द एग्रीगेट मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टीज बाय एन अमाउंट एक्सीडिंग 50,000, एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू एज एक्सीड सच कंसिडरेशन शैल बी टैक्सेबल अंडर दैट द सोर्सेज फर्दर बी नॉर्मल इनकम। तो अब दोनों पार्ट को दोबारा से रीड कर लो सारा, यहाँ तक पहले डाउट पूछना।
किसके बारे में? हाँ, होल। जिसे 51,000 है तो पूरा 51,000 टैक्स हो जाएगा। मैं कहता रहा हूँ 50 से ज़्यादा तो सारा टैक्स होगा। अगर 51 है तो 51 हो जाएगा। और क्या, इन काइंड हो चाहे कैश हो, 50 से ज़्यादा है मान लो 51 तो सारा टैक्स होगा। 1,000 नहीं, पूरा टैक्स होगा। चाहे कैश में चाहे काइंड में 50 से ज़्यादा है पूरा टैक्स होगा। दोनों में सेम प्रोविजन है। बताइए डाउट्स यहाँ तक? अच्छा, आप मुझे बताओ, मेरी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है 10 लाख, ठीक है, और मैंने 5 लाख गिफ्ट दे दिया अपने फ्रेंड को। अब मैं कह रहा हूँ जी 5 लाख तो गया गिफ्ट में, मेरी इनकम रह गई 5 लाख। अब मैं टैक्स दूंगा 5 लाख पे। तो मैं टैक्स 5 लाख पे दूंगा कि मैं टैक्स 10 लाख पे दूंगा? देखो, मेरी बिजनेस की इनकम है 10 लाख, उसमें से 5 लाख मैंने फ्रेंड को दे दिया गिफ्ट। मैं कह रहा हूँ जी अब 10 लाख कहाँ रही? अब तो 5 रह गई, मैं तो 5 पे टैक्स दूंगा। तो आप बताओ टैक्स में 5 पे दूंगा कि 10 पे दूंगा? 10 पे देंगे, बिकॉज ये क्या है, पर्सनल एक्सपेंडिचर। और पर्सनल एक्सपेंडिचर कभी बिजनेस की इनकम से लेस नहीं होता। बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कभी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस या पर्सनल या ड्राइंग्स डेबिट हो सकती है? नेवर। तो इसलिए ये ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर ये मिलेगा तो इनको 10 पे टैक्स देना पड़ेगा और इनको कितने पे देना पड़ेगा? 5 पे। तो अब एक क्वेश्चन और आ जाएगा कि ऐसे तो मेरे 5 पे दोनों पे टैक्स लग गया। वो 5 लाख इसमें था, इससे भी टैक्स ले लिया, ये 5 लाख इसमें है, इससे भी टैक्स ले लिया, ये तो डबल टैक्स हो गया। फिर ये क्वेश्चन आएगा, तो बताइए क्या डबल टैक्स है कि नहीं है? भाई 5 लाख तो वही है जो यहाँ से आया, इसमें भी टैक्स हो गया, इसमें भी टैक्स हो गया, तो क्या डबल टैक्स हो गया? बताइए कितना समय लगता है डबल टैक्स हो गया, और कितना समय लगता है डबल टैक्स नहीं हुआ? देखो, मेरी इनकम है तो मैंने टैक्स दे दिया, फिर मैंने वो खर्च किया, इनकी शॉप है, सामान खरीदा, इनको दे दिया, अब वो इनकी इनकम बन गई, इन्होंने टैक्स दे दिया। फिर इन्होंने खर्च कर दिया, इनको दे दिया, इनकी इनकम बन गई, इन्होंने टैक्स दे दिया, पैसा वही है। फिर इन्होंने खर्च कर दिया, इन्होंने टैक्स दे दिया, फिर इन्होंने खर्च कर दिया, इन्होंने टैक्स दे दिया। तो गवर्नमेंट से ये डबल टैक्सेशन नहीं है। मैंने अपना दिया है, इन्होंने अपना दिया है, इन्होंने अपना दिया है। अगर मेरे से 2 बार मांगे तो डबल टैक्स है, इनसे 2 बार तो ये डबल टैक्स नहीं होता। और यू विल वॉन्ट बिलीव, 100 रुपये का नोट गवर्नमेंट को 10,000 का टैक्स देता है। 100 रुपये में से टैक्स 10,000। 100 रुपये की मेरी इनकम, 30% टैक्स दे दिया, 30 रुपये गए, 100 रुपये इनको दे दिए, इनकी इनकम इन्होंने 30 रुपये। अब आप देख लो 100 रुपये की लाइफ कितनी होगी? 100 रुपये की लाइफ तो होगी कम से कम 10 सालों की। और 10 सालों में कितनी बार ये हैंड्स चेंज करेगा? जितनी बार हैंड चेंज करेगा गवर्नमेंट को उतनी बार टैक्स मिलेगा। तो इसलिए इसे डबल टैक्स नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं हर पर्सन को अपनी इनकम पर टैक्स देना है। मान लो यही बंदा वाई जो है इस अमाउंट को जेड को गिफ्ट में दे दे तो जेड को देना पड़ेगा टैक्स। तो इसको डबल टैक्स नहीं बोलते, इसको बोलते हैं इफ मनी विल चेंज हैंड देन टैक्स विल बी पेबल टू द गवर्नमेंट। इसलिए गवर्नमेंट वांट मनी मस्ट चेंज हैंड वेरी फास्ट। तो कैसे होगा? अब देखो, इससे बात समझना, 2 नंबर और 1 नंबर की बात समझना। मैंने 10 लाख की इनकम जो थी वो किसी को नहीं दिया, बिकॉज ये कैश था और गवर्नमेंट को मैंने बताया ही नहीं, ठीक है। तो मैं इसे क्या करूँगा, घर में सेफ में बंद कर दूंगा, ताला मार दूंगा ताकि किसी को ना पता लगे। जब इसमें ताला लगा दिया तो क्या ये मनी कभी हैंड चेंज कर सकती है? नेवर। और ये मनी गवर्नमेंट को कभी टैक्स नहीं देगी। तो अगर 2 नंबर का पैसा है, गवर्नमेंट से देखो, एक तो तुमने टैक्स नहीं दिया, तुमने छुपा लिया, और जितने लोगों से टैक्स मिलना था किसी ने टैक्स नहीं दिया। दिस इज़ वेरी मच डेट्रीमेंटल टू द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री। इसके बदले में मैंने टैक्स दिया होता और पैसा मैं बैंक में डाल देता तो बैंक किसी को लोन दे देता, वो लोन पे बैंक को इंटरेस्ट देता, बिजनेस करता, गवर्नमेंट को टैक्स देता, एम्प्लॉयमेंट होता, फिर वो इसे बैंक में डाल देता,
तो जितना भी 1 नंबर का पैसा वो कंट्री का डेवलपमेंट करता है, कंट्री की इकोनॉमी को इम्प्रूव करता है। जितना भी 2 नंबर का है वो कंट्री के अगेंस्ट काम करता है, डेट्रीमेंटल है, मतलब वो देश के सबसे बड़े दुश्मन है। इसलिए कोई भी कंट्री ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसकी कंट्री के अंदर कोई भी 2 नंबर का पैसा अपने पास रखे। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ड्यूटी है सब पे नज़र रखे और सब पे जैसे पता लगे छापा मार के पैसा निकलवा के लाए, टैक्स भी ले वो भी ले। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं इनके घरों में किसी की हिम्मत नहीं एंटर कर जाए। अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की क्या हिम्मत एंटर कर जाए? जजिस के घर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की क्या हिम्मत एंटर कर जाए? जितने भी टॉप पोजीशन वाले हैं जिनके पास ये करोड़ों रुपया कमरे भर भर के रखा हुआ है, उनको कोई कुछ नहीं कहता। तो ये 2 नंबर की मनी है जो कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होने देती। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक डाउट? अब इसके आगे तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट लैंड बिल्डिंग का है। तो पहले हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक के बाद लैंड बिल्डिंग को समझेंगे। डिटेल्ड पार्ट है, इसमें ज़रा डिटेल ज़्यादा है, लैंड बिल्डिंग का पूरा सिस्टम आएगा। तो पहले ब्रेक कर लेते हैं, फिर लैंड बिल्डिंग को स्टार्ट करेंगे। देखिए पेज नंबर 63, पॉइंट नंबर 3। फर्स्ट में कैश था, अब आएगा लैंड और बिल्डिंग। If any person received any movable property without consideration, it will be exempt if stamp duty value is up to 50,000. But if stamp duty value exceeds 50,000 rupees, entire stamp duty value shall be taxable. Under the other sources, value of individual house property shall be taken into consideration instead of aggregate value. इतना एक बार रीड कर लीजिएगा। If any person is selling movable property, conveyance deed shall be prepared in the office of registrar. Some tax has to be paid to the state government. For transfer property, it is called stamp duty value. So stamp duty and the value on which duty charge is called stamp duty value. Also called circle rate. देखिए अब इसका मीनिंग, मुझे गिफ्ट मिला 60,000 रुपीज़ का, तो कितना टैक्सेबल है? कैश गिफ्ट मिला 60,000 रुपीज़ का, कितना टैक्सेबल है? फुल। काइंड में मिला 40,000 का, ये एग्जम्प्ट, ये टैक्सेबल। अब आप बताओ गिफ्ट में लैंड बिल्डिंग भी मिल जाती है? तुम्हारा बर्थडे है, फ्रेंड ने कहा चल यार ये मकान तेरे नाम ही कराया था, बस ऐसा होता है? तो तो होता ही नहीं है ऐसा। लैंड बिल्डिंग कौन गिफ्ट में दे रहा है कि भाई पेरेंट्स वाला अलग सिस्टम होता है। देखो रिलेटिव, नॉन रिलेटिव, अभी हम बात करें नॉन रिलेटिव की, अभी रिलेटिव वाला आएगा। रिलेटिव का सिस्टम अलग होता है। रिलेटिव से कितना भी मिले, चाहे 100 करोड़, कोई टैक्स नहीं। रिलेटिव का अलग सिस्टम होता है। भाई फादर ने सन को दिया, वो तो घर का एसेट घर में ही है, उनसे उसमें क्या फ़र्क पड़ा? मान लो फादर सन को नहीं देते तो सन को नहीं मिलता। जो कुछ पेरेंट्स का है किसका है? हमारा ही है। पेरेंट्स मान लो कह दे बेटा ले तेरे नाम कर दिया, तो बेटा
को कहना चाहिए पापा ना करो नाम, तो भी अल्टीमेटली तो मेरा ही है ना। वो तो मतलब दिखावटी है। रियलिटी में तो भाई हर प्रॉपर्टी के ओनर कौन है? बच्चे ही हैं। हर इंसान किसके लिए कर रहा है? बच्चों के लिए कर रहा है। वो हमसे वो एग्रीड, वो बिल्कुल सही है। वो पार्ट अभी आगे आएगा। रिलेटिव से मिला कितना भी हो, कोई टैक्स नहीं है। ये नॉन रिलेटिव का है। तो पहली बात तो लैंड बिल्डिंग देखो मिलती नहीं है, और मान लो मिल गई तो उसे कोई बात नहीं भाई, तुम इसका 50,000 रुपये अलग ले लेना और क्या करें। तो 50 इसका, 50 इसका, 50 इसका। अब आप बताओ ऐसी कोई लैंड बिल्डिंग है जो 50,000 की हो? लेवे हाउस 10 रुपये वाला, लेवे हाउस 5,000 वाला, झोपड़ी भी 50 ऐसे तो ज़्यादा की होगी। 50,000 की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो सिर्फ क्लासरूम के लिए आप समझ जाना। क्लासरूम में क्वेश्चन होगा, लैंड मिली है जिसकी वैल्यू 45,000 आप छोड़ देना, बिल्डिंग मिली है जिसकी वैल्यू 40,000 है आप छोड़ देना। तो रियल लाइफ के हिसाब से तो है नहीं, क्लासरूम के हिसाब से। उससे हमने भी क्या लेना भाई, मिली है तो एग्जम्प्ट ले लो और क्या करो। पहली बात तो ऐसी होगी नहीं। और हैवी वैल्यू की कोई गिफ्ट कर दे नॉन रिलेटिव, वो ऐसा होगा नहीं कि फ्रेंड गिफ्ट कर दे 10 लाख की प्रॉपर्टी 20 लाख की, इन जनरल ऐसा नहीं हुआ। और अगर ऐसा हुआ है तो फिर टैक्स निकालो, 50,000 से ज़्यादा टैक्स निकालो। ठीक है, पहले इतनी बात देखो, क्लियर हो गई। अब जैसे इसमें था गोल्ड बेचा 10 लाख का, 10 लाख मार्केट वैल्यू 1 लाख में, तो गिफ्ट कितना? 9 लाख। ऐसे लैंड बिल्डिंग में भी ऐसे ही होगा। 10 लाख की लैंड बिल्डिंग 1 लाख में बेची तो कितना बन जाएगा? 9 लाख। ठीक है, लेकिन लैंड बिल्डिंग में ना मार्केट वैल्यू होती नहीं है। ये मार्केट वैल्यू हर प्रोडक्ट में मिल जाएगी, लैंड बिल्डिंग में नहीं मिलेगी। बिकॉज एमआरपी हर प्रोडक्ट में मिल जाएगा, लैंड बिल्डिंग में नहीं मिलेगा। इस बिल्डिंग के बाहर एमआरपी नहीं लगाया हुआ इसका। तो नोबडी नोज व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग। भाई आईफोन है, आईफोन के ऊपर तो लिख रखी है मार्केट वैल्यू, ये नहीं मार्केट वैल्यू। एसी खरीदो, डब्बे पे लिख रखा है मार्केट वैल्यू। लैंड खरीद लो, लैंड पे नहीं लिख रखा मार्केट वैल्यू। तो इसमें ना सब लोग झूठ बोलते हैं। जैसे मान लो 1 करोड़ की लैंड है, खरीदी हमने 50 लाख में, तो बंदा कहेगा जी इसकी वैल्यू 50 लाख ही है, 50 में मैंने बेच दी, क्या गलत किया। अब गवर्नमेंट से इसकी मार्केट वैल्यू कहाँ से निकालें? हर प्रोडक्ट ही मिल जाएगी, लैंड बिल्डिंग की कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। नोबडी नोज। तो बहुत हेराफेरी होती है इसको लेकर के, और सारा 2 नंबर का काम इसी में होता है, लैंड बिल्डिंग में। तो हमारी बात तो छोटी है, लेकिन लैंड बिल्डिंग की बात बहुत बड़ी है। तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी लैंड बिल्डिंग की। इसको समझते समझते हर बात समझ जाएगी लैंड बिल्डिंग की। तो अब देखिए लैंड बिल्डिंग का पहले पूरा सिस्टम समझिए क्या होता है। ये पर्सन एक्स है, इसने कभी कोई लैंड खरीदी थी 10 लाख की 20 साल पहले, और अब ये है 4 करोड़ की। ये बेची उसने भाई को। ठीक है, तो इसका कैपिटल कितना आ गया? 390 लाख। 23 जुलाई के बाद ले लो। और टैक्स कितना? अप्रोक्सीमेट बता देना, एग्जैक्ट मत बताना, अप्रोक्सीमेट बताना। 49 लाख, मोटा मोटा 50 लाख लगा लो है, HEC वगैरह सरचार्ज वगैरह 50 मान लो। तो 10 लाख की लैंड खरीदी, 400 लाख में बेची, गवर्नमेंट को टैक्स कितना चाहिए? 50 लाख। सपोज ये लैंड आपकी है, तो क्या खुशी से आप 50 लाख गवर्नमेंट को दे दोगे? माइंड में फीलिंग क्या आती है? लैंड मेरी, खरीदी मैंने, लॉस हो जाता तो गवर्नमेंट से लॉस का हमें नहीं पता, तुम जानो। अच्छा लॉस हो जाए तो तुम जानो, प्रॉफिट हो तो तुम आ जाओगे, हिस्सा दो। मैं ले मैन की बात कर रहा हूँ, कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ। जो लेस एजुकेटेड पर्सन है वो तो यही कहेगा ये क्या मतलब हुआ भाई, ले लो टैक्स, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, ये कौन सा टैक्स हुआ? 50 लाख। पहले कितना रेट था? 20%। तो ये पर्सन पहुँचेगा आप किसके पास? सी के पास। सिविल से देखो हम आपको तरीका बताते हैं, उस तरीके से काम करो। आप ये क्यों कह रहे हो 4 करोड़ में बेचा, आपको मैंने 20 लाख में बेचा? 20 लाख में गवर्नमेंट कह रही है मार्केट से कम, कह रहा है मार्केट वैल्यू 20 लाख है। गवर्नमेंट कह रही है ज़्यादा, कहना कैसे साबित करके दिखाओ ज़्यादा कैसे है? कौन कह रहा है ज़्यादा है?
बताओ कैसे पता लगेगा? लैंड बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू नहीं है। किसकी कही बात माने? वो कहेगा इसके कहने से क्या हो जाता है, मेरा दुश्मन ऐसे बोल देगा 6 करोड़ है। ये कौन होता है कहने वाला? कोई नहीं है कुछ कहने वाला। जो हम मेरी बिल्डिंग है, मुझे पता है ना, मैं बताऊंगा। बोलो गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट का तो बड़ी अजीब बात है। फिर प्रॉब्लम दूसरी आई, एक्स जब वाई से पैसा लेगा तो भाई उसके अकाउंट में आएगा 400 लाख, पता लग जाएगा 20 लिया के 400 लिया। तो सी सेड नहीं, अकाउंट में नहीं लेना, चेक नहीं लेना, कैश लेना, कैश 380 लाख, और ये बताना नहीं है किसी को भी, वरना टैक्स देना पड़ेगा। अब ये कैश आएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? 2 नंबर, ब्लैक, कच्चे का। आम भाषा में बिजनेस में बोलते हैं कच्चे का पक्के का। पक्के का मतलब गवर्नमेंट को बता दी, कच्चे का मतलब नहीं बताया। ब्लैक मतलब गवर्नमेंट को नहीं बताया, वाइट मतलब बता दिया, 1 नंबर मतलब बता दिया, 2 नंबर मतलब नहीं बताया। चाहे 2 नंबर कह लो, ब्लैक कह लो, कच्चा कह लो। अब वाई कह रहा है पेमेंट मैं तुम्हें दूंगा, मेरे पास 2 नंबर है कहाँ जो मैं तुम्हें दे दूंगा? मेरे पास हो भी तो सही, तभी तो मैं दूंगा। पहले मेरा चोर होना जरूरी है, फिर तुम चोर बनोगे। पहले मैं टैक्स की चोरी करूंगा, फिर तुम करना। मैंने नहीं दिया, तुम भी मत देना। समझ रहे हो जो हमने सीक्वेंस बनाई थी? पहले मैंने दिया, फिर उन्होंने दिया, फिर उन्होंने दिया, सब देते आ रहे हैं। और अब क्या उल्टी सीक्वेंस है, मैंने नहीं दिया, तुम भी मत दो, फिर ये किसी और को देगा, तुम भी मत दो, फिर किसी और को देगा, तुम भी मत दो। गौर से देखो कितना लॉस हुआ हमारा। ये पैरेलल मार्केट है, एक 2 नंबर की मार्केट है, एक नंबर की मार्केट है। ठीक है, तो आप बताओ इसके पास कहाँ से आया? ये कह रहा नहीं है, तो एक्स कह रहा भाई तू रहने दे, मैं प्रॉपर्टी किसी और को बेच दूंगा। ये प्रॉपर्टी उस बंदे को बेचेगा जिसके पास 2 नंबर हो। यानी अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपको पहले टैक्स की चोरी करनी सीखनी चाहिए, वरना आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं बेचेगा। हर प्रॉपर्टी बेचने वाला यही कहता, खाली एक्स की बात है, मैं एवरीवन। अगर वो पर्सन कहता है मैं 100% ऑनेस्ट हूँ, मेरा सिर्फ बैंक अकाउंट में है, तो ये आप मान के चलिए वो कभी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। वो कहेगा लो मैं ईमानदार आदमी, मुझे कोई लैंड बिल्डिंग नहीं बेच रहा। समझ में नहीं आ रही, तो कितनी हैरानी वाली बात है। तो या तो ये कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, रिश्वत ले लेके इकट्ठा कर रखा है, ठीक है, या इसने पहले कोई प्रॉपर्टी बेची हो और बेच के आया हो, या वो हो सकता है, या कहीं से भी हो 2 नंबर होना चाहिए। या ये क्रिमिनल है, किडनैपिंग करके लिया था, मर्डर करके लिया था, या ये वो हो। तो 2 नंबर बेसिकली कहाँ से आता है? या तो क्रिमिनल्स के पास होता है, क्योंकि वो चेक से पेमेंट थोड़ा लेते हैं कि भाई किडनैप कर लिया है ऑनलाइन ट्रांसफ़र करो, छोड़ होगा नहीं। या ये गवर्नमेंट ऑफिसर हो, या फिर ये मिनिस्टर हो, या फिर ये बिजनेसमैन हो, बिजनेस में अर्निंग किया, गवर्नमेंट को नहीं बताया, ठीक है, या इसने प्रॉपर्टी बेची हो। तो 4 टाइप के लोग, पेट कस्टमर चार्ट अकाउंटेंट के, ये चारों टाइप के लोग यहाँ आते हैं। कि उसके बाद 2 नंबर में वो तो ज़्यादा आएगा ही आएगा। मिनिस्टर है, कैश पड़ा है, चलो सीए के पास। गवर्नमेंट ऑफिसर है, कैश पड़ा है, चलो सीए के पास। लैंड बिल्डिंग बेच के कैश आया, चलो सीए के पास। ठीक है, अब आप मुझे बताओ गवर्नमेंट क्या करे? लोग कहते हैं ना गवर्नमेंट कुछ करती क्यों नहीं है? सुना आपने? सब लोग कहते हैं यार गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है। और जिस दिन आप गवर्नमेंट में आ जाओगे, आप टेबल पे सर रख के बैठे होगे, हम करें क्या? मैं समझ में ही नहीं आ रहा करें क्या। किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मुझे हम कर तो दें, समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें। सारी गवर्नमेंट सोच ही रही है कि क्या करें। अब इसमें देखो और पार्ट देखिए। अब ये प्रॉपर्टी मुझे सेल करनी है, चलो 20 लाख मान के, गवर्नमेंट का ठीक है भाई क्या करें, 20 लाख में बेच लो, क्या करें। तो देखो दुकान से आप सामान खरीदने गए, दुकानदार से सामान खरीदा, तो दुकानदार ने बिल बना के दे दिया कि भाई सामान भी ले लो, पोजेशन बिल भी दे देता हूँ। ये क्लियर हो गया, अब तुम इसके मालिक हो। कोई पूछे तो कहना ये रहा बिल, सामान भी मेरे पास है। अब आप बताओ ये क्या लैंड बिल्डिंग का भी बिल कटता है? ला अभी तेरे को बिल बना के देता हूँ, ये लैंड तेरे नाम होगी। लैंड बिल्डिंग का कोई बिल नहीं होता, उसका बिल काटना सेलर को अलाउड ही नहीं है। इसका बिल काटती है गवर्नमेंट। उससे हमारे पास आओ, हम ये लैंड आपके नाम करेंगे, गवर्नमेंट के बिना लैंड आपके नाम नहीं हो सकती। और गवर्नमेंट के उस ऑफिस को क्या बोलते हैं? रजिस्ट्रार ऑफिस। हर एरिया में होता है रजिस्ट्रार ऑफिस। जैसे यहाँ पावर हाउस है ना,
मधुबन चौक से आगे जाओ, वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस है। फिर सेक्टर 11 में अम्बेडकर भवन में रजिस्ट्रार ऑफिस है। छोटे एरिया पे रजिस्ट्रार ऑफिस हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, वहाँ जाओ। अब देखिए वहाँ पहुँचे एक्स और वाई, तो रजिस्ट्रार ने पूछा हमें बताओ जी मैंने प्रॉपर्टी बेची है 20 लाख में, तो गवर्नमेंट से हम ये प्रॉपर्टी इनके नाम कर देंगे, डॉक्यूमेंट बना देंगे, उसको हम बिल नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वीनियंस डीड। लैंड बिल्डिंग का बिल नहीं होता, इनवाइस नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वीनियंस डीड, प्रॉपर्ली कॉल्ड सीडी, या आम भाषा में रजिस्ट्री, क्योंकि रजिस्ट्रार बनाता है ना, रजिस्ट्री, वहाँ से नाम आया हुआ है। क्या बनेगा इसका, कन्वेंस डीड। रजिस्ट्री कौन बनाएगा, रजिस्ट्रार। अब गवर्नमेंट से भाई तुम्हारा इतना काम हम करेंगे, फ्री में थोड़ा होता काम, पेमेंट दो। गवर्नमेंट से टैक्स तो हमने अलग ले लिया, ये अलग पेमेंट करो, उसको बोलते हैं स्टैंप ड्यूटी। ये भी टैक्स है, इट इज़ ऑल्सो ए टैक्स। जैसे इनकम टैक्स जीएसटी है, ऐसे टोटल टैक्स तो कम से कम 50 टाइप के है, हर 2 क्लास के बाद एक नया टैक्स भरा जाएगा। अच्छा ये भी टैक्स है, इनकम टैक्स भी है, जीएसटी भी है, हाँ वो भी है, ये भी है, ये भी देना पड़ेगा, ठीक है। स्टैंप ड्यूटी कितना, पर्सन का कितना, गवर्नमेंट का जितने में बिकी है उसका 5% परसेंटेज है ये, तो 20 लाख का 5% कितना बना, 1 लाख, ठीक है। अब उस बंदे ने 1 लाख का पेमेंट कर दिया, पर स्टेट गवर्नमेंट से ये क्या पता इसकी मार्केट वैल्यू 20 लाख है। अगर इसकी मार्केट वैल्यू 400 लाख हुई, देखो 400 लाख, तो 5% देखो कितना बनेगा, 20 लाख। 20 लाख के बदले 1 लाख, कितना लॉस हुआ, 19 लाख। इनकम टैक्स तो छोड़ दो, उससे पहले स्टैंप ड्यूटी का लॉस हो गया 19 लाख। इनकम टैक्स मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये मिलती है स्टेट गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो कहा क्या करें, सोच रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हमने सोच लिया, हल मिल गया। क्या हल मिल गया, हम दिल्ली के हर एरिया का एक्सपर्ट से सर्वे करवाएंगे, और जो सर्वे करके वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू आपको माननी पड़ेगी, आप उससे कम नहीं कर सकते, ज़्यादा कर सकते हो। हमने तो खाली दिल्ली देखना, इंडिया थोड़ा देखना है, और पूरे दिल्ली का सर्वे करवाने में क्या जा रहा है, करवा लेंगे सर्वे। अब पूरी दिल्ली का सर्वे करवा दिया, एक्सपर्ट से करवा दिया, सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट, कॉस्ट अकाउंटेंट, ये लोग इस फील्ड के एक्सपर्ट है वैल्यू निकालने में, और वह वो वैल्यू निकाल दी उन्होंने 400 लाख। लेट्स सी, अब गवर्नमेंट से हमारे हिसाब से तो सही है, लेकिन अगर 20 लाख का 400 लाख कर दिया तो इसका हार्ट अटैक पक्का हो जाएगा, होगा नहीं होगा, 20 का 400। इसलिए ऐसा करो, थोड़ी हेरा फेरी इसको करने दो, इसको खुश रहने दो, इसको थोड़ा कम करके बताते हैं, इसको बता देते हैं 200 लाख। अब ये 200 लाख दे के भी खुश हो जाएगा, क्योंकि इसको पता है तो 400 लाख। तो गवर्नमेंट ने ये बीच की फिगर एक निकाल ली, इसको हम बोलते हैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, और हर एरिया का सर्वे करके वैल्यू निकाली हुई है। अब जब गवर्नमेंट कहेगी ना, स्टेट गवर्नमेंट हम नहीं मानते 20 लाख पे देना पड़ेगा, तो ये दे देगा, इसको मालूम है 400 लाख है। आधी हेराफेरी तो अभी भी मैं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब अब स्टैंप ड्यूटी बताओ कितनी लगेगी, कितनी, 10 लाख। 200 लाख का 5%, करेक्ट, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब इसने स्टेट गवर्नमेंट को कितनी बताई, 200 लाख। अब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हमें कितना बताया था तुमने, 20 लाख। स्टेट गवर्नमेंट को कितना बताया, 200। ये कैसे हुआ, प्रॉपर्टी तो सेम है, उनको कुछ और बता रहे हैं, हम कुछ और बता रहे हो। तो फिर 2001 के अंदर इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट आया, सेक्शन 50C। अब जो वैल्यू आप स्टेट गवर्नमेंट को बताओगे, वही वैल्यू आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बतानी पड़ेगी, और कैपिटल गेन आपको उसी वैल्यू से निकालने पड़ेंगे, यानी इस फिगर के हिसाब से अब इनकम टैक्स भी लगेगा। स्टेट गवर्नमेंट का तो पहले से था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2001 में अमेंडमेंट किया, यानी लोग 40 साल सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इनकम टैक्स की चोरी करते रहे। 1961 से लेके 2000 तक 40 साल गवर्नमेंट चुपचाप देखती रही। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, पूरे कंट्री को हिला दिया कि भाई अब इनकम टैक्स की चोरी बंद हो गई, अब तो देना पड़ेगा। जो गिफ्ट की बात है उस पर अभी हम आ रहे हैं। ये सारा पार्ट गिफ्ट में काम आएगा, ये सारा पार्ट कैपिटल गेन में काम आएगा, ये सारा पार्ट 2 नंबर 1 नंबर में काम आएगा, ये सारा पार्ट बिजनेस प्रेजेंटेशन में काम आएगा, ये सारा पार्ट पूरे इनकम टैक्स एक्ट में काम आएगा, ये सारा पार्ट आपको रियल लाइफ में काम आएगा।
2 नंबर 1 नंबर की पूरी कहानी समझा देगा ये पार्ट आप, ठीक है। तो नेट रिजल्ट कितना निकला, क्या निकला? आपके पड़ोसी ने पूछा बेटा सीए कर रहे हो, आपने कहा हाँ। अच्छा एक बात बताओ, एक प्रॉपर्टी मैंने 10 लाख की खरीदी थी, बेच तो रहा हूँ मैं 4 करोड़ की, अगर मैं गवर्नमेंट को 20 लाख कह दूं तो गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा? क्या मैं कह सकता हूं? तो आप क्या कहोगे? अंकल वो दिन गए। जब आप स्टेट गवर्नमेंट को बताओगे, स्टेट गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम बताना अलाउड ही नहीं है। तो उन्होंने कहा ये कहाँ लिखी हुई है, कहाँ पता लगेगा? तो आप कहना गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट की साइट पे चले जाओ और रजिस्ट्रार ऑफिस से रिलेटेड साइट होगी, ओपन कर लेना, उस पर टाइप करना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इन दिल्ली। तो ये हर एरिया का आपको दिखाया, पूरी दिल्ली को पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। मान लो पीतमपुरा आता है पार्ट जी में, तो आप पार्ट जी के रेट देख लेना, बता देंगे पार्ट जी में कौन कौन सा एरिया आता है, रेट ये रहेंगे। साउथ दिल्ली में रेट ज़्यादा है, ऐसे हर एक एरिया के रेट है। इन्हीं को हम बोलते हैं सर्कल, चाहे पार्ट कह लो या सर्कल, सर्कल ए सर्कल बी, इसी को हम सर्कल रेट भी बोलते हैं। आपने शायद सर्कल रेट सुना होगा ना, सर्कल रेट भी यही होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सर्कल रेट एक ही बात, ये वहाँ से पता लग जाएगी, ठीक है। तो ये बता दिया, लेट सी वैल्यू आई 200 लाख। तो पहले तो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स दो 200 लाख पे। अब इनकम टैक्स में तो आपको यही वैल्यू बतानी पड़ेगी, ज़्यादा बेशक बता लो, कम नहीं बता सकते। ज़्यादा कितनी बता दो, इससे कम नहीं बता सकते। ये तो बन गया जनरल सिस्टम। अब आओ गिफ्ट में। अब मैंने ये प्रॉपर्टी एक्स ने वाई को गिफ्ट में दे दी, तो वाई के हैंड्स में गिफ्ट कितना? रियलिटी में तो 400 लाख होना चाहिए मार्केट वैल्यू, लेकिन मार्केट वैल्यू में पता ही नहीं, तो उससे मार्केट वैल्यू नहीं, लैंड बिल्डिंग में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को गिफ्ट माना जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस आएगा। बाकी सब में किसको माना जाएगा? मार्केट वैल्यू को। लैंड बिल्डिंग में किसको माना जाएगा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में। पहले इतनी बात आप समझिए और आप डाउट पूछिए। कैसे? देखो मिस्टर एक्स 10 लाख की प्रॉपर्टी, रियलिटी में कितना बिक रहा है? 400 लाख में। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 200 लाख, स्टेट गवर्नमेंट को भी यही वैल्यू बताई है, सेंटर को भी ये भी। तो 200 लाख किस में आएगा? चेक में, ऑनलाइन। तो 2 नंबर खत्म थोड़ा हो गया, 2 नंबर तो अभी भी है, 200 लाख आएगा 2 नंबर में। तो 2 नंबर वाली बात खत्म नहीं हुई है, थोड़ी कम हुई है। पहले जितना आ रहा था उससे कम आ रहा है। तो यानी इसके पास, बायर के पास अभी भी 2 नंबर होना जरूरी है, उसके बिना नहीं खरीद पाएगा। और अभी भी 2 नंबर आएगा, अभी भी 2 नंबर पैरेलल चलता रहेगा। तो मैंने ये नहीं कहा कि 2 नंबर खत्म हो गया है, 2 नंबर ऐसे कैसे है, थोड़ा सा कम हो गया है। तो ये कह रहे हो ना आप 200 लाख कन्वर्ट हो जाए। ऑफिसर ने, लॉ में लिख देता हूँ यार, एक ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, 400 लाख की ब्राइब ले रखी है, 100 लाख का वाइट मनी है। और इतना ही। तो और मैं क्या कह रहा हूँ, इतनी देर से मैं क्या समझा रहा हूँ कि 2 नंबर एडजस्ट करने का तरीका है लैंड बिल्डिंग खरीद लो। तो ये कह रही है इसका तरीका लैंड बिल्डिंग खरीद लो। तो और मैं इतनी देर से क्या कह रहा हूँ कि 2 नंबर को खपाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लैंड बिल्डिंग खरीद लो। थोड़ा सा जाएगा वाइट, सारा जाएगा ब्लैक, फिर एक और खरीद लो, फिर इकट्ठा होगा, फिर खरीद लो, फिर खरीद लो, और खरीद लो, और खरीद लो, खरीदते जाओ। थोड़ा और एग्जैक्ट बताता हूँ मैं आपको। ये मैं कह रहा था 400 लाख वाले का कितना बताया मैंने? 200 लाख। रियलिटी में इतना भी नहीं है, ये इसका होगा मुश्किल से 70 लाख, इतना है। पहले लोग 70 लाख की बजाय भी क्या कहते थे, जी मैं तो 5 लाख में बेची है। तो उससे चलो 5 का 70 तो किया, कुछ तो किया। वो कह रहा चलो 5 का 70 करके तुम खुश हो ना, हम भी बहुत खुश है 400 वाले का 70। विन विन सिचुएशन है, गवर्नमेंट तुम भी खुश, हम भी खुश। तो ये इतना गैप है रियलिटी में। पीतमपुरा का मैं बता दूं आपको,
पीतमपुरा में 100 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट है वो आज की डेट में करीब करीब 4 करोड़ का है, 100 स्क्वायर मीटर का। और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो उसकी 70 लाख है। ये एग्जैक्ट है पीतमपुरा का। पीतमपुरा में प्लॉट खरीद लो, 70 लाख वाइट में दे दो, बाकी दो में दे दो। पीतमपुरा में तो और बड़े बड़े बहुत है, 500 गज की भी कोठियाँ है, 400 गज की भी है और भी है। ये 400 गज की है। अब इसकी मार्केट वैल्यू खाली प्लॉट की बता रहा हूँ 30 करोड़ है खाली प्लॉट की। और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी होगी? मुश्किल से 2 करोड़। 2 करोड़ 1 नंबर में दो, 28 करोड़ 2 नंबर में दो, बिल्डिंग खरीद लो। तो लैंड बिल्डिंग में एडजस्ट होगा। या फिर और बता दूं कहाँ एडजस्ट होगा? सन डॉटर की मैरिज में। देखो जो मैरिजेज में होते हैं ना 500 करोड़ खर्च, भाई वो ऐसे नहीं होते, वो यही वाला होता है। क्योंकि घर में पड़ा है, बंदा कहता है यार मैं फंस जाऊंगा, प्रॉपर्टी में कितनी खरीदूं, खरीद के मन भर गया है, अब मैं ऐसी मैरिज करूंगा दुनिया देखेगी। लेकिन जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट घर पे छापा मार सकता है ना, ऐसे मैरिज में भी छापा मार सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वहाँ भी पूछ लेगा कहाँ से आया बताओ पैसा। लेकिन मैरिज के चलते हुए नहीं मार सकता छापा, जब मैरिज ख़त्म हो जाएगी, विदाई के बाद आ सकता है। तो ये तो ऐसे ही खर्च होता है। देखो हम कहते हैं गलत काम से अर्न किया गया पैसा कहाँ जाता है? गलत काम में जाता है। या तो बिल्डिंग में लगा लो, वो तो गलत नहीं हुआ। मैरिज में बिना मतलब के फूंकना, ये तो गलत ही है ना। उससे क्या है, जिसके पास नहीं है वो भी, उसका भी दिल करता है भाई मैं भी अपने बच्चों की शादी ऐसे करूँ। जिसके पास नहीं है उसको क्या पता है कैसे कर रहे हैं। या 2 ऑफिसर है सेम लेवल पे, एक ईमानदार एक बेईमान। ईमानदार IPS ऑफिसर नॉर्मल सी शादी कर रहा है, उसके तो सैलरी इनकम है भाई 2 लाख रुपये महीना, 3 लाख रुपये बिना, घर का खर्चा भी है, बचेगा क्या बेचारे के पास? 1 लाख रुपया। 1 लाख साल में कितना बचा? 12 लाख। और 20 साल की सर्विस कर ले तो क्या बचाएगा? 2 करोड़ पूरी ज़िंदगी में बचा उसका। वो 2 करोड़ मैरिज पे कैसे खर्च करेगा? तो मैरिज पे 50 लाख खर्च करेगा। उसका साथी IPS ऑफिसर वो 500 करोड़ खर्च कर रहा है, और दोनों की वाइफ जो है वो आपस में फ्रेंड है। तो उस ईमानदार की वाइफ को सारी बात नहीं पता, वो अपने हस्बैंड को बोलेगी समझ में नहीं आ रहा, वो भी IPS तुम भी IPS, उसने तो बेटी की शादी में 500 करोड़ खर्च किया, तुम इतने कंजूस हो 50 लाख खर्च कर रहे हो। तो समझाएगा भाई समझा करो बात को। वो बेईमानी क्या हुआ? जब वो कर रहा तो तुम भी कर लो, वो करता तुम नहीं कर। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये घर घर की कहानी है। घर घर की कहानी क्या है? एक मूवी थी घर घर की कहानी, मैंने उसमें देखा था, पुरानी मूवी है, ओम प्रकाश जूनियर, महमूद वगैरह वगैरह, उसके बाद भी बनी होगी, वो नहीं, पुरानी देखना, बिल्कुल एग्जैक्ट पूरा डिपिक्ट करके दिखाया है। फिर अल्टीमेटली क्या होता है, वो जो बेईमान होता है वो एक दिन पकड़ा जाता है और जाता है जेल में। फिर वो आके अपने बच्चों को बताता है देखो तुम हमेशा कहते रहे ना कि उसका बेटा तो गाड़ी में जाता है, मैं पापा बस में जाता हूँ, उसकी वाइफ भी, और देखो आप अब देखो वो जेल गए ना, अब तुम आराम से रह रही हो। देख रहे ना, नेट पे तो मिल जाएगी, पुराने वाली देखना, ओम प्रकाश जूनियर, महमूद वगैरह वगैरह है। मैसेज अच्छा। चलो अब इसको रीड कर लो आप, इसमें डाउट पूछो। जितना मैंने रीड किया था उतना रीड करना, आगे मत रीड करना। 2 सेंटेंस आगे हो रहा है, मैं बताऊँगा। हाँ बताओ पहले डाउट यहाँ तक। लैंड बिल्डिंग बेचेंगे तो एक टैक्स तो देना होता है स्टेट गवर्नमेंट को, उसे क्या बोलते हैं? स्टैम्प ड्यूटी। कौन सी वैल्यू पे देनी होती है? मार्केट वैल्यू पर नहीं, उसको बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या सर्कल रेट। कौन डिसाइड करता है इसे? स्टेट गवर्नमेंट। कैसे करती है? सर्वे करवाती है, और सारे स्टेट को हिस्सों में बांटा जाता है, बिकॉज सब जगह रेट सेम नहीं होगा। भाई साउथ दिल्ली के रेट तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ के रेट तो कुछ भी नहीं। अगर यहाँ प्लॉट 4 करोड़ का तो 12 करोड़ का होगा साउथ दिल्ली में, क्योंकि बड़ा पोश एरिया है, नीट एंड क्लीन है, VIP एरिया है, सिक्योरिटी ज़बरदस्त है, क्लीनिनेस ज़बरदस्त है। अब जैसे अपने यहाँ है, और आप साउथ दिल्ली में देख लो ऐसी सड़कें चमकती हुई मिलेंगी, है वही दिल्ली। नहीं वहाँ VIP है ना, फटाफट करवा लेते हैं काम। इन एरियाज में कोई ज़्यादा देखता ही नहीं। बाकी अब हाँ चीफ मिनिस्टर हमारी शालीमार बाग की है तो दूसरी बात है, इधर बेटर हो जाए, लेकिन अभी तक तो यही था। और फिर एक टैक्स देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, किस चीज़ पर? कैपिटल गेन पर। कैपिटल गेन में सेल वैल्यू यही मानी जाएगी, ज़्यादा बता सकते हैं कम नहीं, ज़्यादा बताए तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाए। और अगर गिफ्ट कर दिया
तो इसी वैल्यू का माना जाएगा। मान लो मैंने लैंड बिल्डिंग गिफ्ट कर दी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 200 लाख, मार्केट वैल्यू 400 लाख, तो कितना गिफ्ट माना जाएगा? 200 लाख। सपोज मैंने 10 लाख में बेच दी तो गिफ्ट कितना माना जाएगा? 190 लाख। जिसे लैंड गोल्ड में था उसे अगर आप कम में बेचोगे तो डिफरेंस को माना जाएगा। करेक्ट? यहाँ तक डाउट? अब मैं कह रहा हूँ इससे कम में तो बेचना अलाउड ही नहीं है, तो बेच कैसे दी? स्टेट गवर्नमेंट क्या कह रही है? यू आर नॉट अलाउड टू सेल दिस लैंड फॉर ए वैल्यू लेस देन दिस। मैं कह रहा हूँ बेच दी, तो इसका मतलब है स्टेट गवर्नमेंट कह रही है बेच लो, हम ये नहीं मानेंगे, हम तो यही मानेंगे, आपको जो स्टैम्प ड्यूटी देनी है इसी के ऊपर देनी पड़ेगी। ये मीनिंग होता है कम में बेचने का। तो स्टेट गवर्नमेंट से कम में, हम इससे कम में नहीं बेचने देंगे, मीन्स कि कम में बेच लो, लेकिन टैक्स आपको 10 पे नहीं से लेंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट से कम में हम भी नहीं बेचने देंगे, बेच लो, ये इनका गिफ्ट माना जाएगा। और प्लस आपके एंड में कैपिटल गेन निकालते हुए हम सेल वैल्यू 200 लाख लेंगे, 10 नहीं लेंगे, यानी इस 190 पे टैक्स आपसे भी रखवा लेंगे और इनसे भी रखवा लेंगे, डबल टैक्स ले लेंगे। देखो मान लो ये प्रॉपर्टी खरीदी थी इसने 20 लाख की, अब ये क्या कह रहा है 20 में खरीदी और 10 में बेची, मेरा तो लॉस हो गया। मुझसे बिल्कुल नहीं, 20 में खरीदी 200 में बेची, 180 लाख पर कैपिटल गेन टैक्स निकालो। और इसको क्या कह रही है, तुमने कम में खरीदी, तुम गिफ्ट मान के टैक्स निकालो, टैक्स तुम भी निकालो और टैक्स तुम भी निकालो। ये कैपिटल गेन के चैप्टर में आएगा, एडवांस में बता रहा हूँ। इफ एनीवन इज सेलिंग प्रॉपर्टी लेस देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सर्कल रेट, देन कैपिटल गेन विल बी कंप्यूटेड विद दिस फिगर। कैपिटल गेन इसी से निकलेंगे, एंड द डिफरेंस विल कंटिन्यू टू बी इनकम अंडर द अदर सोर्सेज और पर्सन हु हैज परचेज्ड दिस प्रॉपर्टी फॉर ए लेसर वैल्यू। देखो ये 180 इसके अंदर भी तो है, तुम भी दो, तुम भी दो, तो कम में बेच सकते हैं। मैंने बोला इससे कम में बेच नहीं सकते, बेच सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से वैल्यू यही रहेगी। लेकिन जब गिफ्ट निकालेंगे तो डिफरेंस को इसके हैंड में टैक्स करेंगे, तो इधर से भी टैक्स आएगा, इधर से भी आएगा। उनसे जब आप हेरा फेरी करोगे तो यही रिजल्ट निकलेगा, इधर भी टैक्स रखवाएंगे, इधर भी। आप 200 लाख में बेचो, इधर देखो कुछ नहीं है, 200 का 200 में बेचा है, जेन्युइनली कैपिटल गेन टैक्स दो, देखो डाउट है। तो इसमें गिफ्ट के प्रोविज़न भी आ रहे हैं, कैपिटल गेन के प्रोविज़न भी आ रहे हैं, 2 नंबर 1 नंबर के प्रोविज़न भी आ रहे हैं, रियल लाइफ में क्या चल रहा है वो भी आ रहा है, और ये रियल लाइफ में आगे चल के आपको भी काम आएगा। देखो भाई लैंड बिल्डिंग तो हर एक को खरीदनी है या बेचनी है, अभी नहीं, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, वो तो एक बार सीख लिया तो काम आएगा हमेशा। घर पे भी अगर पापा लैंड बिल्डिंग खरीदे तो इसमें बहुत सारी बातें होंगी जो उनको क्लियर नहीं होगी। पक्की बात है, आप बात करके देख लेना कि पापा कोई लैंड खरीदी थी या बेची थी, क्या था, पूछ के देखना, फिर उनको बताना है सारी बातें, तो ही विल बी वेरी हैप्पी कि अच्छा इसमें ऐसा भी था, अच्छा इसमें ऐसा भी कर सकते, अच्छा में ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो नहीं पता होगी, पता लग जाएगी। या अभी कोई आगे खरीदनी बेचनी है, आप बात करके देखना, बहुत हेल्पफुल रहेगा, ट्राई करके देख लेना। बिकॉज इन जनरल ए कॉमन मैन विल नॉट बी एबल टू नो ऑल दिस थिंग्स। ये सारे टेक्निकल एस्पेक्ट टेक्निकल मैनर भी समझे जाते हैं। आप घर पे बात करके देख लेना, उनको सारी बात नहीं पता होगी, थोड़ी बहुत पता होगी। या घर में 2 नंबर किसी के रखा हुआ है तो एडजस्ट करवाने के लिए लैंड बिल्डिंग है, तो मत पास डाउट पूछे हो, मैं समझा तुम कह रहे हो हमारे पास है तो लिया, कल पार्टी करते हैं। हाँ क्या करें, नहीं टाइम टू टाइम बीच बीच में चेंज करते हैं। देखिए सर्कल रेट ये कह रहे हैं हर साल बदलता नहीं, जब कभी चाहे गवर्नमेंट बदल सकती है। जब उनको लगता है प्राइस में अच्छा खासा इंक्रीज होगा तो रिवाइज कर देते हैं। हो सकता है 5 साल में हो, 2 साल में हो, 10 साल में हो, ना हो, 1 साल बाद हो जाए, ये गवर्नमेंट की मर्जी है। अब जैसे नई गवर्नमेंट आई दिल्ली में, तो हो सकता है नई गवर्नमेंट ये कर दे, कोई एक्सपर्ट उनको बताए कि जी लोग इतनी हेराफेरी कर रहे हैं, बताओ गवर्नमेंट क्यों अलाउ कर रही है, इनसे पैसा लो अमीरों से और लेकर के गरीबों में खर्च करना, और सर्कल रेट को डबल कर दो, 70 का 140 हो जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं। देख लो गवर्नमेंट का टैक्स इतना आएगा, 5-6% के रेंज में होता है, और इसमें से आधा एमसीडी का होता है, आधा दिल्ली गवर्नमेंट का, दोनों के पास आधा आधा जाएगा। एक दिन में दिल्ली के अंदर कम से कम 5000 प्रॉपर्टी बिकती है, एक दिन में
कितनी वैल्यू है देख लो, पर डे टैक्स कलेक्शन पता नहीं कितना है, डबल हो जाएगा सीधा। 70 का 140 भी कर दे तो कर सकती है, कोई ख़ास बात नहीं। ठीक है, डाउट है? अब इसमें कुछ और पार्ट भी बचा हुआ, मैं अगली क्लास में बताऊँगा, ये ज़्यादा बर्डन सब नहीं हो जाए ना। ठीक है, ओके, थैंक यू।